अस्सलामुअलैकुम। डॉन 2 ने कार ड्राइव करते हुए अपने भाई की तरफ जाते हुए फ़ोन के जरिए अमरीकी फ़ौज के आला अफसर से रब्ता किया। उसे बताया कि मोरिना दोनों डॉन और रॉबर्टो को हलाक करने का चैलेंज किया गया था। इस चैलेंज के मुताबिक मोरिना को कत्ल कर दिया गया है। अब डॉन 1 को सुबह 5 बजे कत्ल करने की धमकी दी है और ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि डॉन 1 गैर महफूज हो गया है। उनका फ़र्ज़ है कि उसकी हिफाजत के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का इंतज़ाम करें। आला अफसर ने कहा, अभी तुम सबकी हिफाजत का इंतज़ाम किया जा रहा है। डॉन 2 ने कहा, सिक्योरिटी मजबूत नहीं होगी तो हम सब सोमना और कारमल की तरह मारे जाएंगे। सोनिया और कारमल का मामला दूसरा था। ये ना समझो कि मकतूल फरहाद के बेटे तुम लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। वो शायद तुम्हारी खुफिया एजेंसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। दरअसल किंग काफू तुम सबको ख़त्म करके हमसे दूसरा बड़ा ठेका हासिल करना चाहता है। डॉन 2 ने हैरानी से पूछा, आप कैसे जानते हैं कि किंग काफू हमसे दुश्मनी कर रहा है? उसने मुझसे रब्ता किया था। अफगानिस्तान में उस मुसलमान दहशतगर्द को कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे चाहता था। मैंने कह दिया कि ये जिम्मेदारी तुम लोगों को दे दी गई है। उसने चैलेंज किया कि तुम लोग ये काम नहीं कर पाओगे और मैं मजबूर होकर उसे ये काम सौंप दूंगा। मैं समझ गया, किंग काफू हम सबको रास्ते से हटाकर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहता है। आपका शुक्रिया, आपने दुश्मन की निशानदेही की है। अब वो जिंदा नहीं रहेगा। उसने राब्ता ख़त्म करके फ़ोन के जरिए डॉन 1 को अमरीकी फ़ौज के आला अफसर की बातें बताई। उससे कहा, दुश्मन का पता चल गया है, मैं आ रहा हूँ। हम दोनों किंग काफू से निमटने जाएंगे। फिर उसने फ़ोन के जरिए रॉबर्टो से कहा, मोरिना की लाश का पोस्टमार्टम हो जाए तो उसकी तदफीन के इंतजाम करो। हम अपने दुश्मन से निमट कर जल्द से जल्द आएंगे। डॉन 1 ने किंग काफू से फ़ोन पर कहा, हमें तवक्को नहीं थी कि तुम अगला कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए इस हद तक आगे जाओगे और मेरी बहन मोरिना को कत्ल कराओगे। अब तुम्हारे किराए के कातिल मेरे पीछे पड़े हैं। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं सुबह के बाद जिंदा नहीं रहूँगा। क्या तुम सुबह तक जिंदा रह पाओगे? किंग काफू ने कहा, तुम्हारी बातें कुछ समझ में आ रही हैं और कुछ बातें समझ से बाहर हैं। बेशक मेरा दस्ते रास्त दरिंदा तुम्हारी बहन मोरिना और रॉबर्टो को कत्ल करने गया था, लेकिन उन्होंने बंगले की खिड़कियों और दरवाज़ों को अंदर से बंद कर रखा था। मेरा दरिंदा कातिल हरमोल बेकर बंगले के अंदर ना जा सका। वह मोरिना और रॉबर्टो को दूसरे दिन कत्ल करने के लिए वापस आ गया। फिर ये इल्ज़ाम क्यों दे रहे हो कि मैंने मोरिना को हलाक कराया? जब तुम्हारी खोपड़ी और सीने में हमारी गोलियां उतरेंगी तो तुम्हारे किराए के कातलों और हरमोल बेकर की समझ में आ जाएगा कि हम अपनी एक बहन के बदले तुम्हारी पूरी एजेंसी को नीज़ तो नाबूद कर सकती हैं। किंग काफू ने हंसते हुए कहा, मेरे दर्जनों किराए के कातिल तुम सब की ताक में हैं। उनसे बच पाओगे तो मुझ तक पहुंच सकोगे। ये कहकर वह फिर कह लगाने लगा। डॉन 1 ने राब्ता ख़त्म कर दिया। उस वक्त तक डॉन 2 रेस्तोरां के करीब अपने भाई की कार के पीछे पहुंचकर बोला, डॉन मैं आ गया हूँ, मेरी गाड़ी में आ जाओ। डॉन 1 अपनी नाकारा गाड़ी से निकलकर दौड़ता हुआ डॉन 2 की कार का दरवाज़ा खोलकर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। लेकिन इससे पहले कि वो कार स्टार्ट होती फिर एक धमाका हुआ और डॉन 2 की कार का भी एक पहिया ब्रस्ट हो गया। दोनों भाइयों ने खतरे से चौंक कर एक दूसरे को देखा। डॉन 2 के मोबाइल का बजर सुनाई दिया। उसने इसे ऑन करके कान से लगाया। दूसरी तरफ से अली की आवाज़ सुनाई दी, एक पिंजरे में एक ही परिंदे को होना चाहिए। तुम अपने भाई के पास क्यों चले आए? तुम्हारी बारी इसके बाद आएगी। डॉन 2 ने गरज कर कहा, हरमोल बेकर आवाज़ बदल कर मत बोलो। हम दोनों भाई यकजा हो चुके हैं। अब मौत हमारे पास नहीं तुम्हारे और किंग काफू के पास आएगी। तो फिर आओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। डॉन 1 के फ़ोन का बजर सुनाई दिया। उसने फ़ोन को ऑन करके कान से लगाकर पूछा, कौन है? मैं किंग बोल रहा हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है कि मेरे दस्ते रास्त हरमोल ने तुम्हें सुबह 5 बजे कत्ल करने की धमकी दी है। किसी ने फ़ोन पर तुम्हें गुमराह किया है। बकवास मत करो। अभी हरमोल आवाज़ बदलकर डॉन 2 से फ़ोन पर बातें कर रहे। तुम्हारे कातिलों ने डॉन 2 की गाड़ी का पहिया भी बेकार कर दिया। मैं मानता हूँ मेरे किराए के किसी कातिल ने तुम्हारी गाड़ियाँ बेकार कर दी हैं, लेकिन हमारी तरफ से तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। तुम में से कोई भी किसी वक्त भी मर सकता है। किंग काफू मोबाइल पर बातें कर रहा था। उसी वक्त हॉटलाइन की घंटी सुनाई दी। उसने मोबाइल को बंद करके हॉटलाइन का रिसीवर उठाया, फिर कहा, यस सर, मैं किंग काफू बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से अमरीकी फ़ौज के आला अफसर ने कहा, तुम रॉबर्टो की एजेंसी को ख़त्म करना चाहते हो, उन सबको कत्ल कराना चाहते हो। मुझे ये पसंद नहीं। अपने किराए के कातिलों को वापस बुलाओ। सर, आपको गलत इतला दी गई है। हम रॉबर्टो के दुश्मन ज़रूर हैं, लेकिन जान के दुश्मन नहीं। तो फिर मोरिना को किसने कत्ल किया है? आप हमसे कसम ले लें, हमने उसे कत्ल नहीं किया है। आप रॉबर्टो और दोनों डॉन से पूछ लें। वो जिस बंगले में थे उसके तमाम दरवाजे बंद थे। बंगले के अंदर हम में से कोई नहीं जा सकता था। आप तहकीकात करेंगे तो मालूम होगा मकतूल फरहाद के दोनों बेटे अली तैमूर और पारस उन लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। मैं हकीकत मालूम करूंगा, लेकिन रॉबर्टो और दोनों डॉन के लिए सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम हो चुका है। तुम्हारे किराए के कातिलों की शामत आ जाएगी। ये आप जानते हैं कि हमारे कातिल किसी के लिए मौत का वक्त मुकर्रर नहीं करते। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो अपने शिकार को गोली से उड़ा देते हैं। फरहाद के बेटों ने डॉन 1 की मौत का वक्त मुकर्रर किया है। आप देखेंगे कि वो ठीक उसी वक्त मारा जाएगा। बेशक आपको रॉबर्टो वगैरह की सिक्योरिटी का मुकम्मल इंतजाम करना चाहिए। दोनों डॉन कार में बैठे हुए थे। उनके किराए के कातिल 3 गाड़ियों में वहां पहुंच गए।
एक ने गाड़ी से उतर कर कहा, बॉस हम आ गए हैं, अब देखेंगे कि वो हमला करने वाले कौन है। हमारे कुछ आदमी रॉबर्टो साहब की हिफाजत के लिए गए हुए हैं, आप हमारी गाड़ी में आ जाएं। वो दोनों कार से निकलकर उनकी एक गाड़ी में आकर बैठ गए। उनके बैठते ही फिर एक धमाका हुआ, उस कार का भी एक पहिया बेकार हो गया। दोनों डॉन के तमाम हवारियों ने अपनी अपनी गन लेकर गाड़ियों से निकलकर चारों तरफ दूर तक देखा। उस सड़क पर गाड़ियों का हजूम था। एक तरफ रेस्तोरां और दूसरी तरफ एक छोटे से पार्क के पीछे कई इमारतें थी। डॉन वन ने कहा, कोई टेलीस्कोप गन के जरिए किसी ऊंची बिल्डिंग से फायर कर रहा है। यहाँ कई इमारतें हैं, उसे कहाँ कहाँ तलाश किया जाए। फोन का बजर सुनाई दिया। डॉन वन ने इसे ऑन करके कहा, मैं जानता हूँ तुम सामने वाली इमारत में हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब हमारी सिक्योरिटी का इंतजाम हो चुका है, तुम हमें गोली नहीं मार सकोगे। अली ने कहा, ज्यादा बोलने से पहले यह समझो कि 3 गाड़ियों के 3 पहियों पर सही निशाना लगाया गया। यह निशाना तुम पर भी लगाया जा सकता था, लेकिन तुम सुबह 5 बजे मरने वाले हो। इन पहियों को बेकार करने का एक ही मकसद है कि तुम अपनी आखिरी सांस तक पैदल चलोगे या दौड़ोगे। यकीन ना हो तो फिर किसी गाड़ी में बैठकर देख लो। डॉन वन ने फोन बंद करके कहा, वो गाड़ियों के पहियों को सिर्फ इसलिए बेकार बना रहा है कि मैं सुबह अपनी मौत तक पैदल चलता रहूं और एक जगह से दूसरी जगह पनाह ढूंढता रहूं। तमाम हवारियों ने एक गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक ने कहा, आप इस गाड़ी में आकर बैठे, अब वो किसी पहिए पर गोली नहीं मार सकेगा। दोनों भाई उस गाड़ी में आकर बैठ गए। इस बार गोली नहीं चली, कोई पहिया बरस्ट नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने का मतलब यह हुआ कि उस गाड़ी को चारों तरफ से महफूज रखने वाले अपनी जगह खड़े रह गए। वो आगे बढ़ने वाली गाड़ी को घेर कर नहीं रख सकते थे। उस गाड़ी के आगे बढ़ते ही फिर एक धमाका हुआ, उसका पहिया भी बरस्ट हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। फिर डॉन वन ने कहा, ये किंग काफू की एजेंसी वाले नहीं है। हम एक गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ियों की तरफ जाते रहे। इस दौरान में हरमोल बेकर और दूसरे कातिल पहियों को नहीं हमें गोलियां मार सकते थे। डॉन टू ने कहा, हाँ, उज़्बेकिस्तान में अली तैमूर ने अपने बाप के कातिल को 12 घंटे तक जिंदा रहने और अपनी हिफाजत करने की मोहलत दी थी। यह तरीक़ाकार फरहाद के बेटों का है। जब उन्होंने तुम्हें सुबह 5 बजे तक जिंदा रहने की मोहलत दी है तो वो इससे पहले ना तुम्हें हलाक करेंगे और ना मुझ पर गोली चलाएंगे। डॉन वन ने कहा, तो फिर हम पैदल तेजी से अपने खुफिया अड्डे में जाएंगे। वो ऐसी जगह है जहाँ फरहाद के बेटे आने के बाद वापस नहीं जा सकेंगे, उनकी लाशें जाएंगी। हवारियों ने कहा, हम भी आप दोनों के साथ चलेंगे। नहीं, सुबह 5 बजे तक हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, तुम हम सबसे दूर रहकर निगरानी करते रहो। वो दोनों गाड़ी से निकलकर तेजी से एक तरफ जाने लगे। पैदल चलने के दौरान में उन्होंने अमरीकी फौज के आला अफसर को बताया कि सोमना और कारमल के साथ मौत का जो खेल खेला गया था वही खेल फरहाद के बेटे उनके साथ खेल रहे हैं। डॉन वन ने कहा, कहाँ है आपके बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले सुराग रसां और मुसल्लह मुहाफिज? वो भी हमारी हिफाजत के लिए सिर्फ कोशिशें करते रह जाएंगे। आला अफसर ने कहा, इस बार फरहाद का जो बेटा तुम्हें चैलेंज कर रहा है वो मारा जाएगा। इस बार सिक्योरिटी गार्ड्स वर्दियों में नहीं है, सिविल ड्रेस में है, तुमसे बहुत करीब है, मगर तुम भी उन्हें देखकर पहचान नहीं सकोगे। ठीक है, हमने आपके लिए फरहाद को कत्ल करा के एक नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम दिया था। अब आप किस तरह हमारी हिफाजत करने का फ़र्ज अदा करेंगे ये हम देखेंगे। उसी वक्त डॉन टू के मोबाइल का बजर सुनाई दिया। उसने इसे ऑन करके अपने कान से लगाया। हेलो, मैं डॉन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक हवारी ने कहा, सर बुरी खबर है, हमारे बॉस रॉबर्टो आपकी सिस्टर की तदफीन के इंतजाम कर रहे थे कि उन्हें किसी ने गोली मार दी। डॉन टू ने अपने भाई से कहा, तुम फ़ोन पर अमरीकी आका से हिफाजत की बात कर रहे हो, उधर रॉबर्टो को गोली मार दी गई है। डॉन वन ने फ़ोन पर अमरीकी फ़ौज के आला अफसर से कहा, आपने मेरे भाई की बात सुनी? मेरी बहन मोरिना के बाद रॉबर्टो को भी गोली मार दी गई है और आप हमारी हिफाजत करने का दावा कर रहे हैं। आपके वो खुफिया मुहाफिज कहाँ हैं जो सिविल ड्रेस में हमारी हिफाजत कर रहे हैं? क्या आप इसी तरह हमारी हिफाजत में नाकाम रहेंगे जिस तरह उज़्बेकिस्तान में नाकाम रहे थे? सोमना और कारमल की तरह हमारी मौत की खबर पर अफसोस जाहिर करके इस तरह हमें भूल जाएंगे जिस तरह कीड़ों मकोड़ों को कदमों तले रौंद कर भूल जाती हैं। आला अफसर ने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा गुस्सा और लहजा बर्दाश्त कर रहा हूँ। जुराइम की दुनिया में सभी किसी न किसी दिन ऐसे ही मारे जाते हैं जैसे तुम्हारी बहन और रॉबर्टो मारे गए हैं। गुस्सा बर्दाश्त करो और ज़रा सब्र करो। मैं मालूम करता हूँ कि मेरे सख्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद रॉबर्टो कैसे मारा गया। राब्ता ख़त्म हो गया। डॉन वन ने डॉन टू से कहा, ब्रादर, फरहाद के बेटों ने मुझे सुबह तक जीने की मोहलत दी है। इस मोहलत से हम सुबह तक मुतमईन हो गए, लेकिन किंग काफू और हरमोल बेकर फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने रॉबर्टो को कत्ल किया और उनके किराए के कातिल हम पर भी कहीं से गोली चला सकते हैं। हमें सुबह तक की मोहलत से मुतमईन नहीं होना चाहिए। वो दोनों दौड़ते हुए एक इमारत में आ गए। खुली जगह के मुकाबले में इमारत की 4 दीवारी में वो महफूज रह सकते थे। गोलियां चारों तरफ से नहीं आ सकती थीं। वहां पहुंचने के बाद फ़ोन का बजर सुनाई दिया। डॉन वन ने अपने फ़ोन को ऑन करके कान से लगाया। हेलो, मैं डॉन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से अली ने कहा, हम जुबान के धनी हैं, जो कहते हैं उसके खिलाफ नहीं करते। रॉबर्टो को तुम्हारी मुखालिफ एजेंसी वालों ने कत्ल किया है। हम उसे सबसे आखिर में हलाक करना चाहते थे। कोई पहले हलाक करे आखिर में, हलाक करने वाला दुश्मन ही होता है। तुम्हारी दी हुई मोहलत फजूल है।
हम समझ रहे हैं कि हम दो दुश्मनों के दरमियान अपनी सलामती की कोशिशें कर रहे हैं। ये तुमने अच्छा किया कि इस इमारत में आ गए। अब वो मुखालिफ एजेंसी वाले आसानी से तुम्हें निशाना नहीं बना सकेंगे। उसने हैरानी से पूछा, तुम कैसे जानते हो कि हम इस इमारत में आकर छुपे हुए हैं? तुम कहीं भी छुपते रहो, सुबह 5 बजे तक मौत की आंखें तुम्हें देखती रहेंगी। साफ क्यों नहीं कहते कि टेलीपैथी के जरिए हमारे दिमागों में घुसे हुए हो? अकल से सोचो, मैं टेलीपैथी जानता तो दिमाग में आकर बोलता, फ़ोन इस्तेमाल ना करता। ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों भाई योगा के माहिर हो, तो फिर तुम कौन हो? मेरे बाप ने कत्ल होने से पहले मौत का नाम नहीं पूछा था। फिर तो तुम फरहाद अली तैमूर के बेटे हो, और ये सब जानते हैं कि उनके बेटे टेलीपैथी नहीं जानते हैं, इसलिए तुमसे फ़ोन पर रब्ता हो रहा है। बहरहाल मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि तुम में से जो मेरी दी हुई मोहलत से पहले मारा जाएगा, उसका कातिल तुम्हारी मुखालिफ एजेंसी का कोई आदमी होगा। मैं तो एक डॉन को हलाक करने के बाद दूसरे डॉन को अगले 12 घंटे तक जिंदा रखना चाहता हूँ। अगर मेरे मुकर्रर वक्त से पहले तुम दोनों मारे जाओगे तो मुझे अफसोस होगा कि मैं इंतकाम ना ले सका। अली ने रब्ता ख़त्म कर दिया। उधर डॉन 2 कान से मोबाइल फ़ोन लगाए अमरीकी फ़ौज के आला अफसर की बातें सुन रहा था। वो बता रहा था कि उसने मालूमात हासिल की हैं। उसने कहा, रॉबर्टो को कत्ल करने वाला गिरफ्तार हो गया है और उसने सच उगल दिया है कि उसने किंग काफू के हुक्म पर रॉबर्टो को कत्ल किया है। किंग काफू इस मौके से फ़ायदा उठा रहे। वो जानता है कि अब तुम दोनों भाइयों को भी उसके आदमी कत्ल कर देंगे, तो यही समझा जाएगा कि फरहाद के बेटों ने इंतकाम लेने के लिए तुम सबको कत्ल कर दिया। हाँ, ये साफ नज़र आ रहा है कि किंग काफू और हरमोल बेकर मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि हम दो तरफ से दुश्मनों में घिर गए हैं। अगर हमारे मुकाबले पर फरहाद के बेटे ना होते तो हम किंग काफू और उसकी एजेंसी को नीज़ तो नाबूद कर देते। अली ने डॉन 1 से कहा, मैं दूसरे फ़ोन पर होने वाली तुम्हारे भाई की गुफ्तगू सुन रहा हूँ। अगर मैं अपना मौजूदा इरादा बदल दूँ और तुम दोनों पर कुछ दिनों तक हमले ना करूँ, मेरी तरफ से तुम्हारी फ़िक्र और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, तो क्या अपनी मुखालिफ एजेंसी को किंग काफू और हरमोल बेकर समेत ख़त्म कर सकोगे? डॉन 1 ने अपने भाई को बताया कि अली उन्हें किसी शर्त पर मजीद जीने की मोहलत दे सकते हैं। डॉन 2 ने कहा, बाय गॉड, आपकी दी हुई मोहलत हम पर बहुत बड़ा एहसान होगी। हम आपकी तरफ से बिल्कुल महफूज रहकर किंग काफू पर तबाही लेकर आएंगे। जाओ, हमने 3 दिन और 3 रातों के लिए तुम दोनों की जानें बख्श दी। हम चौथे दिन की सुबह मौत बंद कराएंगे। विश यू गुड लक अगेंस्ट किंग काफू एंड सो फार। अली ने फ़ोन का रब्ता ख़त्म कर दिया। वह फहमी के साथ झील वाले किनारे के कॉटेज में था। अब तक सानी फहमी के दिमाग में रहकर दुश्मनों की चालों को समझ रही थी। वो फहमी और अली को और बाबा साहब के दायरे के जांबाजों को बता रही थी कि वो दोनों डॉन जान बचाने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। जांबाज उन दोनों भाइयों को किसी गाड़ी में बैठने का मौका नहीं दे रहे थे। उनसे बहुत दूर छुपे हुए टेलीस्कोप के जरिए फायरिंग करते हुए गाड़ियों के पहियों को बेकार बना रहे थे। सानी ने मोरीना के दिमाग में रहकर उसे खुदकुशी पर मजबूर किया। रॉबर्टो को किंग काफू के कातिल हवारी ने मारा था और उसके दूसरे हवारी उन दोनों डॉन को भी कत्ल करना चाहते थे। सानी ने फहमी से कहा, हम तो सुबह 5 बजे तक सिर्फ मोरीना और डॉन 1 को हलाक करना चाहते थे। रॉबर्टो और डॉन 1 को आइंदा 2 दिनों तक दहशत में मुब्तला रखकर ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ये किंग काफू हमारी प्लानिंग से फ़ायदा उठा रहे। बहरहाल मैं जा रही हूँ। जब भी मोबाइल फ़ोन या बाबा साहब के दायरे के इंचार्ज के जरिए बुलाओगी मैं आ जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़। सानी दिमागी तौर पर पारस के पास हाजिर हो गई। वो इस दौरान में कभी कभार पारस को बताती रही थी कि पेरिस में रॉबर्टो की खुफिया एजेंसी के खिलाफ वो किस तरह मसरूफ़ है। अब उसने हाजिर होकर पारस से कहा, डॉन 1 और डॉन 2 को 3 दिन और 3 रातों की मोहलत दी गई है। इस अरसे में वो किंग काफू को उसकी खुफिया एजेंसी समेत नाबूद करेंगे और हमसे बचने के मंसूबों पर भी अमल करेंगे। दोनों डॉन ये नहीं जानते थे कि जब वो एक बार जिम्नाजियम के क्लब में जख्मी हुए थे तो सानी ने उन पर तनवीमी अमल किया था और अब आसानी से उनके दिमागों में पहुंच जाती थी। वो दोनों उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकते थे। पारस ने कहा, अभी दोनों डॉन ज़हनी उलझनों में हैं। उनकी बहन मोरीना और खुफिया एजेंसी के बॉस रॉबर्टो को कत्ल कर दिया गया है। दोनों भाई किंग काफू और हरमोल बेकर की पूरी फोर्स के मुकाबले में तनहा रह गए हैं। यही मैं सोच रही हूँ कि पहले किंग काफू की ताकत को कुचल देना चाहिए। उन दोनों भाइयों को तो किसी वक्त भी ठिकाने लगाया जा सकता है, तो फिर किंग काफू और हरमोल बेकर की खोपड़ी में जगह बनाने की कोशिश करो। इस मकसद के लिए पहले उनके किसी हवारी को ट्रैप करो। सानी ने फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। एक डॉन के दिमाग में पहुंची। वो मोबाइल फ़ोन को कान से लगाए कहका लगाकर कह रहा था, किंग, अब तुम्हारी शामत आ गई है। फरहाद के बेटों ने हम दोनों भाइयों को उस वक्त तक जिंदा रहने की मोहलत दी है जब तक हम तुम्हें ठिकाने ना लगा दें। दूसरी तरफ से किंग काफू ने कहा, मुझसे झूठ बोलकर नई चाल लेना चलो। फरहाद के बेटे अपने बाप को कत्ल कराने वालों को कभी किसी तरह की मोहलत नहीं देंगे। मोरीना और रॉबर्टो की लाशें बंगले में पड़ी हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तुम दोनों भाइयों की लाशों को वहां पहुंचाने में देर नहीं लगेगी। किंग काफू के सामने दूसरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर पूछा, कौन है, क्या बात है, जल्दी बताओ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बॉस, वो दोनों डॉन इस इमारत से बाहर आ गए हैं। उनके लिए 4 गाड़ियां आई थी। वो दोनों जिस गाड़ी में जाकर बैठे उसके किसी पहिए पर इस बार गोली नहीं चलाई गई। शायद फरहाद के बेटों ने उन्हें जाते हुए देखा है। किंग काफू ने कहा, तुम में से किसी को गोलियां चलानी थी। उस गाड़ी के पहिए को भी नाकारा बनाना चाहिए था।
बॉस, हमारी गन्नों में टेलीस्कोप नहीं लगा हुआ, हम दूर से सही निशाना लेकर उस गाड़ी को नाकारा नहीं बना सकते थे। तुम लोग उनका पीछा कर रहे हो या नहीं? उन दोनों को नज़रों से ओझल होकर कहीं छुपने का मौका ना दो। अगर वो किसी खुफिया पनाहगाह में पहुंचेंगे तो फिर उन्हें ढूंढ निकालना मुश्किल होगा। मुझे एक मिनट की रिपोर्ट देते रहो। उसने रिसीवर रखकर दूसरे मोबाइल फ़ोन पर डॉन से कहा, तुमने हमारी गुफ्तगू सुनी होगी। मेरे तमाम हवारी तुम दोनों से गाफिल नहीं है। जाओ किसी खुफिया पनाहगाह में जाकर छुपो, हम वहां भी तुम्हारी मौत बनकर पहुंचेंगे। सानी उस हवारी के दिमाग में पहुंच गई जो किंग काफू को रिपोर्ट सुना रहा था। उसने उस हवारी के जरिए दूसरे कई हवारियों के दिमागों में जगह बनाई। वह सब 3 गाड़ियों में उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे जिसमें दोनों डॉन सफ़र कर रहे थे। उसने गाड़ी के हवारी के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो गाड़ी को रोककर बोला, अभी मैंने फ़ोन पर बॉस से बात की थी, उन्होंने मुझे बुलाया है, तुम लोग दूसरी गाड़ी में जाओ। उसके साथ ही गाड़ी से उतर गए। आलाकार बनने वाला हवारी उस गाड़ी को मोड़कर तेज़ रफ्तारी से चलाते हुए किंग काफू के पास जाने लगा। वो और हरमोल बेकर एक छोटे से बंगले में दूसरे नामों से रिहाइश पजीर थे। वहाँ उन्हें किंग काफू और हरमोल बेकर की हैसियत से कोई नहीं जानता था। इस तरह वो दोनों खुद को वहाँ बिल्कुल महफूज समझ रहे थे। सिर्फ चंद काबिल एतमाद हवारी उस बंगले में उनके पास आया करते थे। इनमें से एक सानी का आलाकार भी था। उसने गाड़ी को बंगले के सामने रोका, फिर वहां से उतरकर बरामदे में आकर कॉल बेल के बटन को दबाया। कॉल बेल से एक टीवी और माइक्रोफोन मुंसलिक था। बटन दबाते किंग काफू और हरमोल बेकर ने उस सवारी को टीवी स्क्रीन पर देखकर पूछा, एडी तुम यहाँ क्यों आए हो? एडी ने कहा, बॉस सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं, हम नीम तारीकी में दुश्मन का सही निशाना नहीं ले सकते। मुझे फ़ौरन 2 टेलीस्कोपिक गनों की ज़रूरत है। मोरिना और रॉबर्टो की हलाकत से तमाम पुलिस वाले अलर्ट हो गए हैं और अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्स भी दोनों डॉन की हिफाजत कर रही है। अगर सुबह से पहले उन दोनों को ख़त्म ना किया गया तो वो बच निकलेंगे। हरमोल बेकर ने आकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही सानी ने अपने आलाकार के जरिए हरमोल बेकर के बाजू पर फायर किया। वह चीख मारकर लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। फायरिंग की आवाज़ पर किंग काफू ने अपनी गन लेकर दौड़ते हुए दूसरे दरवाजे की आड़ में आकर सानी के आलाकार को गोली मारी। वो गोली खाकर फर्श पर गिरा। सानी हरमोल बेकर के अंदर आई। वह दीवार से टेक लगाए किंग काफू से कह रहा था, शुक्रिया, तुमने फ़ौरन ही उसे गोली मार दी। वैसे जख्मी होने के बावजूद मैंने ये रिवॉल्वर निकाल लिया था, तुम ना आते तो मैं इसे इस तरह गोली मारता। हरमोल ने किंग काफू की टांग पर गोली मारकर बताया कि वो किस तरह उस सवारी को गोली मारता। किंग काफू के हाथ से गन छूट गई। वो जख्मी टांग के बायस खड़ा न रह सका। फर्श पर गिरकर बोला, हरमोल ये तुमने क्या किया? हरमोल और किंग काफू की समझ में उस वक्त ये बात न आई कि वो टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किए जा चुके हैं। एक आम सी बात यह समझ में आई कि दोनों डॉन ने उस सवारी को भारी रकम देकर खरीद लिया था, इसलिए वहां आकर नमक हरामी करते हुए अपनी जान दे दी। असली बात देर से समझ में आने वाली थी। वर्षा बांद्रे, मुरलीधर बांद्रे, सना पाशा और सैयद जलालुद्दीन पाशा ने बाबा साहब के इदारे के मुकाबले में जो नया इदारा कायम किया था, पोरस वहां से नीलमा को निकाला है। उसने मुरलीधर बांद्रे को जहरीली गोली से जख्मी किया था ताकि वो टेलीपैथी और आत्मा शक्ति के जरिए उसके और नीलमा के दिमाग में ना पहुंच सके। पोरस ने उन सबसे कहा था कि बाबा साहब के इदारे के खिलाफ वो इस नए इदारे के लिए काम करेगा, लेकिन शर्त यह है कि ठोस असूलों के मुताबिक इस इदारे को कायम रखा जाए। असूलों के सामने रिश्तेदारी को अहमियत ना दी जाए और ना कोई एक दूसरे से बढ़ता रहे। मुरलीधर बांद्रे आत्मा शक्ति के जरिए पोरस वगैरह के चोर ख्यालात पढ़ सकता था, इसलिए पोरस उसे जख्मी करके चलाया। मुरलीधर बांद्रे की बहन वर्षा ने अपने मातहतों से कहा वो अपनी महबूबा को बम्बई या किसी दूसरे शहर में ले जाएगा। वह भेस बदल कर हमसे और पारस जैसे दुश्मन से छुपे रहने की कोशिशें करेगा। उसका ताक़ुब करो, दूर ही दूर से उसकी निगरानी करो। वो कहाँ जाता है और क्या करता है मुझे रिपोर्ट देते रहो। फिर उसने सैयद जलालुद्दीन पाशा और उसकी बेटी सना पाशा से कहा, आप दोनों टेलीपैथी के जरिए कभी कभी उन दोनों के दिमाग में जाकर उन्हें दोस्त बनाकर मुखातिब करें। उन्हें यकीन दिलाएं कि आप दोनों उनके दोस्त हैं। मुझे और भाई बांद्रे से आपको भी इख्तलाफ है। जलालुद्दीन पाशा ने पूछा, वर्षा तुम ये क्यों चाहती हो कि हम दोस्त बनकर उसे धोखा दें? इसलिए कि उसने मेरे भाई को जख्मी करके उसकी टेलीपैथी और आत्मा शक्ति को ख़त्म करके दुश्मनी में पहल की है। अब हम उसे कहीं सुकून से नहीं रहने देंगे। जलाल पाशा ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। पोरस कार ड्राइव कर रहा था। नीलमा उसके पास बैठी हुई थी। पोरस ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते हुए पूछा, कौन हो? फ़ौरन बताओ वरना सांस रोक लूँगा। मैं सैयद जलालुद्दीन पाशा हूँ। अच्छा, ये देखने आयो कि मैं कहाँ जाकर पनाह लेने वाला हूँ? मैंने वर्षा के मजाज को अच्छी तरह समझ लिया है। वह मुझसे अपने भाई का इंतकाम ज़रूर लेगी। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं कहता हूँ वर्षा वाकई तुमसे इंतकाम लेगी। वो मेरे और मेरी बेटी के जरिए तुम्हारे हालात से बाखबर रहना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हारे पास से जाकर कहूँगा कि तुम मुझे दिमाग में नहीं आने दे रहे हो, बार बार सांस रोक रहे हो। तुम मेरी खातिर वर्षा से झूठ क्यों बोलोगे, जबकि वर्षा और उसके भाई मुरलीधर बांद्रे से तुम्हारी बरसों की शनासाई है? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। अभी वापस जाकर वर्षा को यकीन दिलाना ज़रूरी है कि तुम मुझे दिमाग में नहीं आने दे रहे हो। जलाल पाशा ने दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर आंखें खोली। सामने बैठी हुई वर्षा और अपनी बेटी सना को देखा, फिर कहा, पोरस बहुत मोहतात है। जब भी पराई सोच की लहरों को महसूस करता है सांस रोक लेता है। मैं वक्फे से 3 बार जा चुका हूँ और नाकाम होकर आ गया हूँ।
वर्षा ने कहा, मैं पहले ही समझ गई थी कि वो यही करेगा। आप थोड़ी देर बाद फिर उसके दिमाग में जाने की कोशिश करें। जलाल पाशा ने कहा। वो फिर सांस रोककर, मेरी सोच की लहरों को भगा देगा। इसका एक ही तरीका है, तुम्हारा कोई मातियत किसी तरह उसे जख्मी कर दे तो मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमा लूंगा। मेरे ताकुब करने वाले मातियत फ़ोन पर रब्ता करेंगे तो मैं उनसे यही कहूँगी, लेकिन उसे जख्मी करना भी आसान न होगा। वो बहुत मक्कार है, अपने बचाव की तदाबीर करना खूब जानता है। कोई बात नहीं, मैं भी देखूंगी कि वो कितना मक्कार है। वो थोड़ी देर तक पोरस के बारे में बातें करते रहे, फिर सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि पिछली तमाम रात जागते रहे थे। सना ने अपने बेडरूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर बिस्तर के सिरे पर बैठकर ख्याल ख्वानी के जरिए अपने बाप जलाल पाशा से कहा, अब्बू, क्या आप वाकई पोरस को वर्षा दीदी से महफूज रखना चाहते हैं? हाँ बेटी, तुम देखती आ रही हो कि मुरलीधर बांद्रे मुझसे टेलीपैथी में बर्तन नहीं था, लेकिन आत्मशक्ति के जरिए मुझे अपने ज़ेरे असर रखता था, हमेशा अपनी नाजायज़ बातें मनवाता था। मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि वह तुम्हें भी आत्मशक्ति के जरिए अपने काबू में रखेगा। अल्लाह ताला की मेहरबानी से पोरस रहमत का फरिश्ता बनकर आ गया। उसकी वजह से हमें मुरलीधर बांद्रे की आत्मशक्ति से निजात मिल गई है। अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम पोरस के काम आएँ। मैं भी यही सोचा करती थी, क्या हम बाप बेटी इस इदारे में मुरलीधर की मातियत बनकर रहेंगे? खुदा का शुक्र है, आप बेहतरी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। बेटी, मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से टेलीपैथी कलम सिखाया है, लेकिन तुम्हें चालाकी और मक्कारी ना सिखा सका। तुम बचपन से मासूम हो, नाजायज़ बातों को समझती हो, लेकिन उनके खिलाफ इक़दामात करना नहीं जानती हो। जानती हूँ अब्बू, मैं बिल्कुल ही नादान नहीं हूँ। अलबत्ता आपकी मौजूदगी में खामोश रहती हूँ। सोचती हूँ जो करना होगा वो आप करेंगे। आइंदा मुझसे मशवरे करके खुद भी ख्याल ख्वानी के जरिए इक़दामात करो। मैं पोरस को मज़ीद ख़तरात से आगाह करना चाहती हूँ। क्या उससे रब्ता करूँ? ज़रूर रब्ता करो, और उससे गुफ्तगू के दौरान में ये भी समझने की कोशिश करो कि वो कितना ज़हीन है। मैं सोने जा रहा हूँ। सना ने बाप के मशवरे के मुताबिक पोरस को मुखातिब करते हुए कहा, भाई, मैं सैयद जलालुद्दीन पाशा की बेटी सना हूँ। तुमने मुझे भाई कहा, इसलिए सांस नहीं रोकूंगा। बोलो, किस लिए आई हो? आपको रहमत का फरिश्ता समझ कर आई हूँ। आप दिल की गहराइयों से मुझे अपनी बहन बना लें। मैं आपका एतमाद हासिल करने के लिए एक ऐसी राज की बात बता रही हूँ जिसे पहले सिर्फ आप जानते थे, लेकिन अब मुरलीधर और वर्षा को भी मालूम है। ऐसी कौन सी राज की बात है? मुरलीधर ने जख्मी होने से पहले आत्मशक्ति के जरिए आपके चोर ख्यालात पड़े थे और ये मालूम किया था कि एक बहुत ही ज़हीन और तजुर्बेकार डॉक्टर आपको अपने बेटे की तरह चाहता था। वो 106 बरस तक जिंदा रहा। उस डॉक्टर ने आपको कई गैर मामूली नुस्खे दिए हैं। उनमें से एक फार्मूले के जरिए आपने टेलीपैथी को ख़त्म करने वाली दवा तैयार कराई थी, और भी कई फार्मूले आपने एक खुफिया अड्डे में छुपाए हैं। उनमें से एक गैर मामूली दवा का फार्मूला ये है कि उस दवा को जिसके जिस्म पर स्प्रे किया जाएगा वो एक आध घंटे के लिए बिल्कुल साकित हो जाएगा। अगर वो खड़ा है तो खड़ा ही रह जाएगा, बैठा है तो बैठा ही रह जाएगा। जो कुदरती तौर पर टेलीपैथी के इल्म हासिल किए हुए हैं उन पर भी यह दवा असर करेगी, और वो भी एक आध घंटे तक ख्याल ख्वानी नहीं कर सकेंगे। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। ऐसे चंद गैर मामूली दवाओं के फार्मूले मेरे पास हैं। मैंने उन्हें एक जगह छुपाया है। किसी को उस जगह का इल्म नहीं है। क्या वर्षा और मुरलीधर ने मेरे ख्यालात पढ़कर वह जगह मालूम की है? मुरलीधर ने जब आपकी लाइल्मी में उस राज को पढ़ा है तो उस जगह के बारे में भी ज़रूर जानता होगा, और उसने अपनी बहन को भी बताया होगा। वो दोनों बहन भाई ऐसी कई अहम बातें मुझसे और मेरे अब्बू से छुपाते रहते हैं। उन्होंने गैर मामूली दवाओं का जिक्र हमारे सामने किया, लेकिन वो जगह नहीं बताई है। वो राज जो अब तक मेरे सीने में दफन था उसे वो बहन भाई जान गए हैं। तुमने ये बातें बताकर वाकई बहन होने का सबूत दिया है। वो बोली, अगर आप मुरलीधर बांद्रे को जख्मी ना करते और अपनी नासरा के साथ हमारे इस इदारे के क्वार्टर में रहते तो मुरलीधर किसी दूसरे काम के बहाने उस जगह जाकर वो फार्मूले हासिल करने वाला था। अब तो वो बिस्तर पर पड़ा है और इदारे के तजुर्बेकार डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। पोरस ने कहा, फिर तो वर्षा वहाँ ज़रूर जाएगी, क्योंकि उन गैर मामूली दवाओं में एक ऐसी दवा का फार्मूला है जिसके ज़रिए दुनिया के ख़तरनाक जहर का भी तोड़ किया जा सकता है। मैंने मुरलीधर को जहरीली गोली से ज़ख्मी किया है। वर्षा इसका तोड़ करने के लिए उन तमाम दवाओं के फार्मूले हासिल करने ज़रूर जाएगी। तुम उस पर नज़र रखो। वो अपने इदारे से बाहर जाए तो फ़ौरन मुझे इतला दो। मैं ज़रूर आपको इतला दूंगी, लेकिन भाई, उसके चंद मातियत बड़े ज़हीन, ख़तरनाक और मुहिमजू हैं। वो अपने मातियतों को ऐसी जगह भेजेगी तो मालूम नहीं हो सकेगा। वो योगा की माहिर है। हम बाप बेटे उसके दिमाग में जाकर उसके बदलते हुए इरादों को समझ नहीं पाएंगे। फिर तो मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं उन फार्मूलों को वहाँ से हटाने के लिए आज ही वहाँ जाऊँगा। हम सब पिछली रात से जाग रहे हैं। अब्बू और वर्षा सोने के लिए अपने अपने कमरों में गए हैं। मैं भी अब सोने वाली हूँ। और भाई, आपने भी तो नींद पूरी नहीं की है। मेरी बहन, मेरी फिक्र न करो। मैं इस खुफिया अड्डे तक पहुँचने के लिए सफ़र के दौरान में नींद पूरी कर लूँगा। क्या वर्षा के मातियत योगा के माहिर हैं? 4 मातियत योगा के माहिर भी हैं और उनके बॉडीगार्ड्स भी हैं। उन चारों के अलावा कोई और वर्षा की खिदमत करने वाला मुलाजिम है? एक दासी वर्षा के क्वार्टर में रहकर अपनी मालकन की खिदमत करती है। उसके ज़रिए मालूम करो वर्षा अपने क्वार्टर में पहुंचकर क्या कर रही है। सना ने पोरस की हदायत के मुताबिक उस दासी के ख्यालात पढ़े तो मालूम हुआ वो अपने क्वार्टर में आई थी। अपने 4 खास मातियतों को बुलाया था और उनसे कहा था कि उनमें से 2 बॉडीगार्ड्स उसी इदारे में रहकर सना और जलाल पाशा की निगरानी करेंगे
और बाकी 2 गार्ड्स अभी उसके साथ अजंता की तरफ जाएंगे। क्योंकि उसे नींद आ रही है इसलिए सफ़र के दौरान में वो पिछली सीट पर 3 घंटों तक सोती रहेगी। सना ने यह तमाम बातें पोरस को बताई और कहा, भाई वो बहुत तेज़ तर्रार है, ऐसे मामलात में वक्त ज़ाया नहीं करती है। वो अपने दोनों गार्ड्स के साथ यहाँ से जा चुकी है। उसकी खास दासी के ख्यालात यही बता रहे हैं। बस मेरी बहन, मेरी जान, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब आराम से सो जाओ। नींद पूरी करने के बाद हर 1 घंटे आधे घंटे के बाद मुझसे रब्ता करना। और एक बात बता दूं कि मेरे दिमाग में आते ही फ़ौरन ना बोलना, चंद सेकंड तक खामोश रहना, क्योंकि अल्पार महाराज कभी कभी मेरे दिमाग में आकर बोलते हैं। तुम मेरे अंदर बोलोगी तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि उनके अलावा भी कोई टेलीपैथी जानने वाली लड़की है। मैं नहीं चाहता कि टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन तुम्हारे पीछे लग जाएं। जाओ, आप आराम करो। वो एक सड़क के किनारे कार रोककर सना से बातें कर रहा था। बातें इतनी अहम थी कि वो सना की मुसलसल ख्याल ख्वानी के बायस कार नहीं चला सकता था, हादसा हो सकता था। उससे बातें करने के बाद उसने नीलिमा को देखा। वो उसके साथ वाली सीट पर आधी बैठी और आधी लेटी हुई गहरी नींद में थी। वैसे पिछली रात भी उसे सोने का मौका मिला था, अब वो जागकर कार ड्राइव कर सकती थी। पोरस ने उसे जगाकर पूछा, बहुत गहरी नींद में हो, क्या ख्वाब देख रही थी? वो बेदार होने के बाद चंद लम्हों तक उसे देखती रही। जागने के बाद सोचती रही कि वो कहाँ है। फिर उसने कहा, 2 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले तुम्हारे दुश्मन पारस ने मुझे अगवा किया, फिर मुझे तुम्हारे बंगले में पहुंचा दिया। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। जब आंख खुली तो खुद को एक साधु महाराज मुरलीधर बांद्रे के कदमों में पाया। वहां तुम मुझे मिल गए, फिर तुमने उस साधु को जख्मी किया और मुझे वहां से भगा कर ले आए। अब आंख खोलकर खुद को यहाँ कार में देख रही हूँ। पोरस ने कहा, हम दुश्मनों से निमट रहे हैं। तुम मेरे साथ जिन हालात से गुजरी हो उन पर तवज्जो देती रहो और दुश्मनों को समझती रहो। जिसे तुम साधु महाराज कह रही हो वो हमारा दुश्मन था। हमारी दुनिया में साधु और फरिश्ते काम ही होते हैं। दुश्मनों को समझने की कोशिश करती रहो। उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, आगे एक बस्ती में ढाबा है, वहां नाश्ता करके चाय पीकर आगे जाएंगे। क्या तुम कार ड्राइव करोगी या सोना चाहोगी? मैं कार चलाऊंगी। तुम पिछली रात से जाग रहे हो, तुम्हें सोना चाहिए। मुझे इतना बता दो हम कहाँ जाएंगे। वो एक बस्ती के ढाबे में पहुंच गए। वहां उन्होंने नाश्ता किया, चाय पी, फिर नीलिमा स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। पोरस ने पिछली सीट पर आकर कहा, मैं यहाँ सोता रहूंगा, आगे हाईवे है, तुम दाएं तरफ कार को मोड़कर सिर्फ हाईवे पर चलती रहो, कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं। सड़क के किनारे हर 1 किलोमीटर पर संगे मील है। 2.5-3 घंटे बाद तमाम संगे मील पड़ती जाओ। जब अहमदाबाद 25 किलोमीटर के फासले पर रहे तो मुझे नींद से जगा देना। वो ड्राइव करते हुए बोली, तुम बिल्कुल मुतमईन होकर सो जाओ, मैं बहुत मोहतात रहूंगी। अगर कोई परेशानी होगी या खतरा महसूस करूंगी तो तुम्हें आवाज़ देकर जगा दूंगी। पोरस ने आराम से पिछली सीट पर लेटकर आंखें बंद कर ली, फिर दिमाग को जरूरी हदायत देकर सो गया। जब वो वर्षा और मुरलीधर बांद्रे के इदारे से नीलिमा के साथ फरार हुआ तो उसके आधे घंटे बाद वर्षा अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ उसके ताक़ुब में निकली थी। उसने अंदाजा किया था कि पोरस की कार खेतों और नाहमवार कच्चे रास्तों से गुजरते हुए 1.25 घंटे से पहले मेन रोड तक नहीं पहुंचेगी और वह अपनी जीप में आधे घंटे से पहले पहुंच जाएगी। फिर पोरस से कतराकर दवाओं के फार्मूले हासिल करने के लिए अजंता की तरफ जाएगी। लेकिन पोरस की महारत के बायस कार आगे जा रही थी। फिर नीलिमा भी तेज रफ्तारी से ड्राइव कर रही थी। वर्षा की जीप उनसे बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर पीछे थी। हाईवे पर कई गाड़ियों की तरह उनकी कार और जीप आगे पीछे जा रही थी। जीप की पिछली सीट पर वर्षा और कार के पिछली सीट पर पोरस हो रहा था। 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद दोनों गाड़ियां एक दूसरी के करीब होने लगीं। जीप की अगली सीटों पर दोनों गार्ड्स गन लिए बैठे थे। नीलिमा ने ड्राइव करते हुए उन्हें देखा। उन दोनों गार्ड्स ने भी करीब से गुजरते हुए उसे देखा, लेकिन वो उसे नहीं पहचानते थे। नीलिमा को वर्षा नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वह पिछली सीट पर सो रही थी। वो दोनों गाड़ियां एक दूसरे से कभी आगे और कभी पीछे हो रही थी। आखिर इन दोनों की रफ्तार सुस्त होने लगी। आगे रास्ते की मुरम्मत हो रही थी। आगे जाने वाली गाड़ियों के लिए एक तंग रास्ता रखा गया था, इसलिए बेशुमार गाड़ियों वाले एक लंबी कतार बनाकर इस तंग से रास्ते से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बड़ी देर हो रही थी। नीलिमा बेजार होकर कार से बाहर आई। उसकी कार के आगे तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियां खड़ी हुई थी। उनके दरमियान वो जीप भी थी। नीलिमा ने आगे बढ़कर ट्रैफिक के सिपाही से कहा, तुम लोग सिर्फ इधर से आने वाली गाड़ियों को रास्ता दे रहे हो, उधर से हमारे जाने की बारी कब आएगी? सिपाही ने कहा, श्रीमती जी आप नाराज ना हो, 2 मिनट के बाद उधर वाली गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त दी जाएगी, आप अपनी गाड़ी में जाकर बैठें। वो पलट कर जाने लगी। जीप के करीब से गुजरते ही ठिठक कर रुक गई। उसकी नज़र पिछली सीट पर गई थी और वहां वर्षा गहरी नींद में दिखाई दे रही थी। उसने मुरलीधर बांद्रे, सैयद जलालुद्दीन पाशा और सना के साथ उस इदारे में वर्षा को भी अच्छी तरह देखा था। फिर पोरस ने वर्षा को यरगमाल बनाकर उसी इदारे से 1 किलोमीटर दूर लाकर उसे गाड़ी से उतार दिया था। नीलिमा वहां रुककर वर्षा को पिछली सीट पर सोते देख रही थी और सोच रही थी, मैं और पोरस वहां से भागकर आ रहे हैं, क्या ये औरत हमारा पीछा करते करते सो गई है? उसने सर घुमाकर दोनों गार्ड्स को देखा। वो आगे बढ़ने के लिए विंड स्क्रीन के पार बेचैनी से देख रहे थे। वो तेजी से चलती हुई अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर आई। उसी वक्त उधर से गाड़ियों को जाने का सिग्नल मिल गया। वो कार स्टार्ट करके पोरस को जगाकर वर्षा के बारे में बताना चाहती थी,
लेकिन पीछे वाली गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं। उसे कतार में रहकर आगे बढ़ते रहने पर मजबूर कर रही थी। वो विंड स्क्रीन के पार देखते हुए अपनी गाड़ी को बढ़ाने लगी। उसके आगे 2 गाड़ियां थीं। इन गाड़ियों के आगे जीप का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। वो चाहती थी कि इस जीप की नंबर प्लेट देख ले और इन नंबरों को याद रखे, लेकिन इसका मौका नहीं मिल रहा था। वो पोरस से इतनी शदीद मोहब्बत करती थी कि उसके आसपास किसी तरह का खतरा महसूस करते ही उसके अंदर के जज्बात आतिश फिशां की तरह भड़कने लगते थे। अब से पहले भी वो ख्वाब में पोरस के दुश्मनों और कुत्तों को देखकर बेख्तियार ख्याल ख्वानी करने लगी थी। गाड़ी ड्राइव करते वक्त भी उसे पीछे घूमकर पोरस को झिंझोड़कर जगाने का मौका न मिला और गाड़ियों के शोर में उसे पुकारने से उसकी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंची तो उसके दिमाग के आतिश फिशां से यकबारगी ख्याल ख्वानी की लहरें उभरी। इन लहरों ने दिमाग में पहुंचते ही चीख कर पुकारा, पोरस। पोरस एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा। फिर नीलिमा को देखकर बोला, अभी तुमने मेरे दिमाग में आकर मुझे पुकारा था। वो बोली, मैं बड़ी देर तक तुम्हें आवाज़ें देती रही, फिर ऐसा लगा जैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर पहुंचकर वापस आ गई हूँ। पोरस, तुम्हारे लिए खतरा है। हमारे सामने 2 गाड़ियों से आगे जो जीप है उसकी पिछली सीट पर वर्षा सो रही है। अगली सीट पर 2 गनमैन बैठे हुए हैं। वो चुड़ैल तुम्हें कत्ल करने के लिए ढूंढती हुई इधर आई है। पोरस ने पीछे से उसके शाने को थपक कर कहा, अपने दिमाग से सारी परेशानियां खत्म कर दो। वर्षा मुझे कत्ल करने नहीं बल्कि मुझ पर बर्तरी हासिल करने के लिए फार्मूले चुराने जा रही है। पोरस ने उसे मुख्तसर तौर पर उन गैर मामूली दवाओं के बारे में बताया। फिर कहा, हम इस जीप के पीछे बहुत दूर रहेंगे। मुझे वर्षा की मंजिल मालूम है। मौका मिला तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों गार्ड्स को ख़त्म कर दूंगा। फिर वो तन्हा एक चूंटी की तरह हमारे रहम करम पर रहेगी। चाहेंगे तो उसे मसल देंगे, वरना भटकने और जलीलो ख्वार होने के लिए उसे छोड़ देंगे। मैं तो उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। जब से तुम्हारे साथ हूँ यही देख रही हूँ कि कोई ना कोई तुमसे दुश्मनी करता रहता है। तुमने मुझे अपनी कसम दिया कि मैं एक नागिन की तरह अपने दिल से दूसरों को डसने की ख्वाहिश कभी ना करूँ। जब ख्वाहिश से मजबूर हो जाऊँ तो किसी को डसने से पहले तुम्हें बता दूँ। इसलिए मैं पहले से तुम्हें बता रही हूँ कि वर्षा मेरा शिकार है। ठीक है, मैं तुम्हें डसने की ख्वाहिश पूरी करने का मौका दूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वर्षा हो। मैं हालात के मुताबिक तुमसे काम लूँगा। तुम इत्मीनान से ड्राइव करती रहो। उनसे इतनी पीछे रहो कि हम उनकी नज़रों में ना आ सकें। मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। वह फिर पिछली सीट पर सो गया। नीलिमा ने पहली बार बेदारी की हालत में 2-3 सेकंड की ख्याल ख्वानी की थी। पोरस के दिमाग में जाकर चीख कर उसे पुकार कर वापस आ गई थी। अब पोरस दोबारा सो गया था। वह तन्हा ड्राइव करते हुए सोच रही थी, मुझे क्या हो गया था। जैसे मैं ख्वाब में एक बार पहले पोरस के दिमाग में पहुंच गई थी, फिर एक बार कुत्तों के साथ आने वाले दुश्मनों के दिमागों में पहुंच गई थी। इसी तरह आज मैं बेदारी की हालत में उसके दिमाग के अंदर कैसे पहुंच गई। वो बड़े प्यार से सोचने लगी, मैं अपने पोरस को जान से ज़्यादा चाहती हूँ। इसे मुसीबत या खतरे में नहीं देख सकती, इसलिए जान की बाजी लगाकर इसकी हिफाजत नहीं कर सकती। शायद इसीलिए कुदरती तौर पर इसे बचाने के लिए ख्याल ख्वानी करने लगती हूँ। उसने कार के अंदर अकब नुमा आईने का जाविया ज़रा सा बदलकर पिछली सीट पर सोने वाले को देखा, फिर बड़े प्यार से मुस्कुराने लगी। तकरीबन 3 घंटे बाद अचानक पोरस की आंख खुल गई। उसने सोच की लहरों को महसूस किया था। फिर जलालुद्दीन पाशा ने कहा, सॉरी, तुम्हारी नींद खराब की। अभी मेरी बेटी सना ने बताया कि उसने तुम्हें उन फार्मूलों के बारे में बताया है जिन्हें तुमने बड़ी राजदारी से छुपा रखा था। हाँ, आपकी बेटी मेरी सगी बहन जैसी है। उसने मुझे बर वक्त इतला दी है। मैं उसी रास्ते पर हूँ जिस रास्ते पर वर्षा सफ़र कर रही है। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स हैं, उसके 4 गार्ड्स हैं। चारों बहुत ख़तरनाक हैं। मैं मशवरा दूंगा कि उन दोनों से मुकाबला न करना। उन्हें फ़ौरन गोलियां मारने की तदबीर करोगे तो बेहतर होगा। पेश आने वाले मुसाइब से बचने की सभी तदबीर करते हैं, मैं भी करता हूँ। आप भी अच्छी तदबीर बता रही हैं, लेकिन मैं कुछ बातें हालात पर छोड़ देता हूँ। फिर बदलते हुए हालात के मुताबिक हाजिर दिमागी से काम लेने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारा अपना तरीक़ाकार है। तुम्हारी जहानत और हाजिर दिमागी को सब भी मानते हैं। मैं भी वर्षा के पास जा रहा हूँ। उसने कहा था कि जब वह जनता के करीब पहुँचने लगे तो मैं उसके दिमाग में जाकर हूँ। उन फार्मूलों को हासिल करते वक्त उसे मेरी टेलीपैथी की ज़रूरत पड़ेगी। पोरस ने चौंक कर कहा, गॉड, मैं तो भूल ही गया था, मुझे भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। हम अजंता के करीब पहुँच रहे हैं। प्लीज़ आप पहले वर्षा के दिमाग में रहकर उसे भटका दें। उसे हनुमान जी के मंदिर ना जाने दें। वहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर एक और हनुमान जी का मंदिर है। आप सना से कहें कि वो वर्षा के अंदर उसकी सोच में बोलती रहे और याद करती रहे कि उसे अजंता से 2 किलोमीटर दूर जाना है। सना उसके दिमाग में रहेगी और आप मेरे पास रहेंगे। जलाल पाशा अपनी बेटी सना के पास दिमागी तौर पर हाजिर होकर उसे समझाने लगा कि उसे वर्षा के दिमाग में रहकर वर्षा का लब लहजा इख्तियार करके किस तरह असल मंजिल से भटकाना चाहिए। पोरस ने उन अहम फार्मूलों को हनुमान जी के एक बहुत बड़े मुजस्मे की लंबी सी दुम में छुपा कर रखा था। ज़माने कदीम से हिंदुओं में ये दस्तूर रहा है कि वो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और दूसरी अहम और कीमती दस्तावेजात बड़े बड़े मंदिरों की बड़ी बड़ी मूर्तियों में छुपा कर रखती आई हैं। पोरस ने भी तमाम अहम फार्मूले हनुमान जी की मूर्ति में छुपाए थे। ऐसा करने से पहले उसने वहाँ के बड़े पुजारियों और पंडितों पर तनवीमी अमल करके उन्हें अपना मामूल और ताबेदार बना लिया था।
पोरस उन दिनों टेलीपैथी जानता था। उसने उन तमाम पुजारियों और पंडितों के दिमागों में ये नक्श कर दिया था कि जब तक वो उनके दिमाग में आकर हुक्म नहीं देगा तब तक वो उन फार्मूलों का जिक्र किसी से नहीं करेंगे और ना ही खुद कभी इन फार्मूलों को खोल कर देखेंगे। जब वो उनके दिमागों में आकर हुक्म देगा वो फार्मूले हनुमान जी की दुम से निकाल कर किसी के हवाले किए जाएं, तब तक वो हनुमान जी की मूर्ति से हीरे जवाहरात निकालेंगे, लेकिन उन फार्मूलों को हाथ नहीं लगाएंगे। जब मुरलीधर बांद्रे जख्मी नहीं हुआ था तब उसने टेलीपैथी और आत्मा शक्ति के जरिए पोरस के दिमाग में पहुंचकर वो तमाम मालूमात हासिल की। उसकी आत्मा शक्ति के बायस पोरस ने उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। उस वक्त मुरलीधर ने वर्षा को उन फार्मूलों की तफसीलात बताने के बाद कहा था, इन फार्मूलों को मेरे सिवा कोई हासिल नहीं कर सकेगा, सिर्फ मैं ही पोरस का लब लहजा इख्तियार करके वहाँ के पुजारियों और पंडितों के दिमागों में जा सकता हूँ। वो लोग मुझे अपना अमल समझकर वो तमाम फार्मूले मेरे हवाले कर देंगे। लेकिन पिछली रात बाजी पलट गई थी। पोरस ने मुरलीधर को जख्मी करके टेलीपैथी और आत्मा शक्ति से महरूम कर दिया था। तब से वर्षा तदबीर सोच रही थी कि वो फार्मूले कैसे हासिल करेगी। उसके साथ सना और जलाल पाशा दो ही टेलीपैथी जानने वाले थे, लेकिन वो फार्मूले ऐसे अहम थे कि वो उन्हें राजदार नहीं बना सकती थी। इसलिए उसने जलाल पाशा से कहा था कि वो अपनी 3 घंटे की नींद पूरी करके उसके दिमाग में आए। वो उसकी टेलीपैथी से एक अहम काम लेना चाहती है। जलाल पाशा ने उसे अहम काम की नौयत मालूम नहीं की। वो जानता था कि दोनों बहन भाई अहम और ख़ास बातें उन बाप बेटी से छुपाते हैं। मुरलीधर बांद्रे के जख्मी होने के बाद जलाल पाशा के दिमाग में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि उसे अपने और अपनी बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। एक बार दिल ने कहा, फरहाद अली तैमूर से रब्ता करना चाहिए। हो सकता है बाबा साहब के इदारे में जगह मिल जाए, वहाँ हम बाप बेटी की कदर की जाएगी और हम इज्जत से रह सकेंगे। लेकिन टेलीपैथी जानने वाले आज़ाद और खुद सर बनकर रहना चाहते हैं या ताकतवर को अपना एहसानमंद बनाकर उन्हें दोस्त का नाम देकर अपना मुहाफिज बनाए रखना चाहते हैं। बाबा साहब के इदारे के असूल बड़े सख्त थे। मैं और मेरी फैमिली के अफराद ऐसे थे जो सख्त असूलों पर अमल करते हुए एक महफूज और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। सैयद जलालुद्दीन पाशा मुस्तकिल मिजाजी से फैसला नहीं कर पाया था कि उस इदारे में पोरस की जहानत, हाजिर दिमागी और गैर मामूली सलाहियतों का जिक्र होने लगा। मुरलीधर पोरस की लाइल्मी में उसके अंदर जाता था और उसकी बहुत सी बातें छुपाने के बावजूद कहता था कि जिस दिन पोरस उनके इदारे में आ जाएगा उस दिन वो दुनिया वालों के सामने अपने इदारे का ऐलान करेंगे और मुसलमानों को ये ताना भी देंगे कि वो मुतासिब और इंतहा पसंद है। बाबा साहब के इदारे में हिंदुओं का दाखिला ममनू है, लेकिन मुरलीधर बांद्रे के इदारे में मुसलमानों को खुशामदीद कहा जाता है और उन्हें बराबर की हैसियत दी जाती है। मुरलीधर बांद्रे के इरादों में रुकावट पैदा हो रही थी और वर्षा कोशिशें कर रही थी कि उसका जहरीला जख्म भर जाए, उसकी आत्मा शक्ति लौट आए ताकि पोरस को ताबेदार बनाकर रखा जा सके। और जलाल पाशा ने सोच लिया था कि पोरस के काम आएगा तो पोरस भी उसके मुश्किल वक्त में काम आता रहेगा, इसलिए वो बाप बेटी उसका साथ दे रहे थे। सना मंसूबे के मुताबिक वर्षा का लब लहजा इख्तियार करके उसके दिमाग में पहुंची, उसे गायब दिमाग बना दिया। उसकी जुबान से गार्ड को कहा कि उसे रास्ता बदलकर अजंता से 2 किलोमीटर दूर जाना है। उसके हुक्म की तामील की गई और जीप को ड्राइव करने वाले गार्ड ने रास्ता बदल दिया। उधर पोरस नीलमा के साथ हनुमान जी के मंदिर के सामने पहुंचा। दोनों कार से उतरकर मंदिर में आए। वहां पूजा करने वालों की खासी भीड़ थी। जलाल पाशा पोरस के दिमाग में था। वसी और इस मंदिर में एक 4 दीवारी थी जिसमें हनुमान जी का बहुत बड़ा मुजस्मा था। इससे 4 दीवारी का दरवाज़ा सिर्फ पूजा के औकात में खुलता था, फिर इस दरवाजे को बंद कर दिया जाता। पूजा करने वाले रुपए, सोना और चांदी नजराने के तौर पर मूर्ति के कदमों में रख कर जाते थे। इस कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद पंडित और पुजारी वगैरह सोने और चांदी का हिसाब करके मंदिर के खजाने में जमा करते। पोरस ने दरवाजे के पास आकर वहां खड़े हुए पुजारियों को मुखातिब किया। चढ़ावे के लिए उन्हें कुछ रकम देते हुए बातें की तो जलाल पाशा उनके दिमागों में पहुंच गया। उनके ख्यालात पढ़ने लगा, फिर सोच के जरिए पोरस से बोला, तुमने जिन पंडितों और पुजारियों को अपना मामूल और ताबेदार बनाया था, ये पंडित और पुजारी उनमें से नहीं है। पोरस ने कहा, हाँ, मैं इनके चेहरे देखकर समझ रहा हूँ कि 4 बरस पहले वाले पंडित और पुजारी नहीं रहे हैं, उनकी जगह दूसरे आ गए। अब आप इन पर तनवीमी अमल करके इन्हें अपना ताबेदार बनाकर वो फार्मूले पिछले दरवाजे से उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब ये सामने वाला दरवाज़ा बंद हो जाएगा और तमाम पूजा करने वाले चले जाएंगे। जलाल पाशा ने कहा, एक पुजारी के ख्यालात से पता चला है कि यह सामने वाला दरवाज़ा शाम के 6 बजे बंद होता है। मैंने और भी बहुत कुछ मालूम किया, लेकिन हमें रात होने का इंतज़ार करना होगा। हम इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन सना कब तक वर्षा के दिमाग पर कब्जा जमाई रहेगी? बेहतर है हम यहाँ से चले जाएं और पहले वर्षा से निमट लें। ठीक है, मैं अपनी बेटी सना की मदद के लिए जा रहा हूँ, तुम उधर जाओ। सना ने पहली बार अमली दुनिया में कदम रखा है और टेलीपैथी के जरिए हमारे साथ इतना बड़ा काम कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह मेरी बहन को हालात से निमटने का तजुर्बा होता रहेगा। आप उसके पास जाएं, मैं इधर आ रहा हूँ। जलाल पाशा वहाँ से वर्षा के दिमाग में पहुँचा। वह जीप से बाहर आकर एक मंदिर को देखकर अपने गार्ड से कह रही थी, ये तो मुझे कहाँ ले आई हो? गार्ड ने कहा, मैडम, आपने जो रास्ता बताया था मैं उसी पर गाड़ी ड्राइव करता आया हूँ। मैं हनुमान जी के मंदिर जाना चाहती थी। मैडम, ये हनुमान जी का मंदिर है।
मैं इस मंदिर की नहीं, उस मंदिर की बात कर रही हूँ जो अजंता के पास है। लेकिन आपने अजंता का नहीं, यहाँ का रास्ता बताया था। यू शट अप, वो गुस्से में बोली। फिर एक हाथ से सर थामकर सोचने लगी। ये गार्ड ठीक कहता है, मैंने ये रास्ता बताया था, मगर गलत रास्ता क्यों बताया था? क्या मेरा दिमाग चल गया? पता नहीं ये जलाल पाशा कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आया, आराम से सो रहा होगा। उसी वक्त जलाल पाशा उसके अंदर आकर जमाही लेते हुए बोला, सॉरी, मैं ज़रा देर तक सोता रह गया, लेकिन कोई ख़ास देर नहीं हुई है। वो गुस्से से बोली, क्या खास देर नहीं हुई है? मैं रास्ते से भटक कर कहीं से कहीं पहुंच गई हूँ। तुम वक्त पर आ जाते तो ये परेशानी ना होती। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है मगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं जानते हो। वर्षा, तुम भी नादान बची नहीं हो, बुजुर्गों से बात करने की तमीज़ नहीं है, ख्वामखा गुस्सा दिखा रही हो। तुम मेरे गुस्से के बारे में बरसों से जानते हो। आज अगर मेरा भाई जख्मी ना होता तो तुम इस अंदाज में गुफ्तगू ना करते। ठीक कहती हो, तुम्हारा भाई जख्मी ना होता तो हम उसकी धौंस में रहते, और जब उसके जख्म भर जाएंगे तो हम फिर उसके दबाव में रहेंगे। सॉरी वर्षा, हम तुम्हारे भाई का जख्म भरने नहीं देंगे। उसके साथ तुम्हारी गुस्सा भरी हुक्मरानी का दौर गुजर चुका है। ये कहते उसने वर्षा के दिमाग में एक जलजला पैदा किया। वो चीखें मारती हुई जमीन पर गिरकर दिमागी तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगी। दोनों गार्ड्स उसके पास आकर उसे जमीन पर से उठाते हुए पूछने लगे कि उसे अचानक क्या हो गया है, वो किस तकलीफ से तड़प रही है। तकलीफ इतनी शदीद थी कि वह मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। सना ने पोरस के पास आकर बताया कि उसका बाप वर्षा के साथ क्या सलूक कर रहा है। पोरस ने कहा, अपने अबू से कहो किसी तरह पहले वर्षा के जरिए गार्ड्स को नाकारा बनाए। सना ने बाप के पास आकर पोरस को मशवरा दिया। उस वक्त तक वर्षा की दिमागी तकलीफ में कुछ कमी हो रही थी, मगर वह इस काबिल नहीं थी कि सांस रोककर जलाल पाशा को अपने अंदर से निकाल सकती। जलाल पाशा ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया। वो गार्ड्स के सहारे उठ खड़ी हुई। फिर एक गार्ड से बोली, अपनी गन मुझे दो। वो हुक्म का बंदा था, उसने गन दी। वर्षा दिमागी तकलीफ से निढाल हो रही थी। उसने डगमगाते हुए दोनों गार्ड्स को देखा, फिर अचानक ट्रैगर दबाती चली गई। कई फायर किए, कई गोलियां चली, फिर खामोशी छा गई। दोनों गार्ड्स अपने लहू में नहाकर अब्दी नींद सो गए। सड़क के आसपास लोग दूर भागने के बाद पलटकर लाशों को देख रहे थे। पोरस कार ड्राइव करता रहा था। उसने अपनी कार रोक दी। पुलिस की गाड़ी वर्षा के पास पहुंच गई। वो गन फेंककर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर रही थी। जलाल पाशा ने पोरस के पास आकर कहा, तुम देख रहे हो, पुलिस वाले इसे ले जा रहे हैं। पोरस ने कहा, वर्षा को पुलिस वालों के हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए था। जलाल पाशा ने कहा, इसमें नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि उसका भाई मुरलीधर अपने इदारे में डॉक्टरों के ज़रिए इलाज है, उसे भाई की फिक्र होगी। फिर आपकी दुश्मन बनकर साफ कह सकती है कि आपने टेलीपैथी के जरिए उसके गार्ड्स को कत्ल कराया। आप दोनों बाप बेटी को फौरन इस इदारे से भागना होगा। हम इसकी नौबत क्यों आने दें? वर्षा को खुदकुशी पर मजबूर कर देंगे। वो पुलिस वालों को कोई बयान नहीं दे सकेगी। पोरस ने कहा, मैं नहीं चाहता मेरी बहन सना पर कोई मुसीबत आई। अभी वो आराम से उस इदारे में है, आप भी वहाँ रहें। मुरलीधर का जख्म अच्छा न होने दें। वर्षा का काम तमाम कर दें। मैं अजंता की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचने तक रात हो जाएगी। आप भी वहाँ चले आएँ। उसने गाड़ी मोड़ ली। नीलमा ने कहा, वापस जा रहे हो? क्या वर्षा को मेरे हवाले नहीं करोगे? वो पुलिस कस्टडी में है, उसे वहीं ख़त्म हो जाने दो। ये उसका और जलाल पाशा का मामला है, वो आपस में निमट लेंगे। उनके दायरे में 2 गार्ड्स और हैं जिनका खात्मा ज़रूरी है। मैं उन्हें डसने के लिए तुम्हें मौका दूंगा। नीलमा खामोश रही। वो ड्राइव करता रहा। जब वो अजंता पहुंचे तो रात हो रही थी। जलाल पाशा ने आकर पोरस से कहा, वर्षा थाने में हमारे खिलाफ बयान देने वाली थी। उससे पहले ही मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने एक इंस्पेक्टर के हॉलिस्टर से अचानक ही रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर इससे पहले कि सिपाही उसे रिवॉल्वर छीनते उसने खुद को गोली मार ली। पोरस ने कहा, अब आप लोगों के कायम किए हुए इदारे में किसी को शुबा नहीं होगा कि आपने वर्षा और उसके गार्ड्स को हलाक किया है। अगर आप उस इदारे में सुकून से रहना चाहते हैं तो मुरलीधर बांद्रे को भी ख़त्म करना होगा। फिर वहाँ सभी आपके और सना के ताबेदार होंगे। मैं भी आपके काम आता रहूँगा। इस तरह मेरी और नीलमा की वहाँ मौजूदगी से वह हिंदू और मुसलमानों का मुश्तरका इदारा कहलाएगा। हनुमान जी के मंदिर का वो सामने वाला दरवाज़ा बंद हो चुका था जहाँ आम हिंदू आकर पूजा किया करते थे। इस दौरान में मंदिर के पिछले दरवाजे को पंडित और पुजारी अंदर से बंद रखा करते ताकि रुपये, सोना और चांदी का हिसाब करके उन्हें तय खाने में छुपा कर रख सकें। जलाल पाशा ने एक पुजारी के ख्यालात पढ़कर पोरस से कहा, हनुमान जी के कमरे में एक पंडित और 2 पुजारी हैं। एक पुजारी के ख्यालात बता रहे हैं कि नंदूलाल भंडारी हनुमान जी का भक्त है। भंडारी के 30 चेले हैं। हनुमान के भक्त अक्सर कमारे रहते हैं और पहलवानी की मशकें करके हनुमान जी की तरह बलवान बनते हैं। खुद को फौलाद की तरह सख्त और नाकाबिले शिकस्त बनाते हैं। पोरस ने कहा, मैं जानता हूँ कि हनुमान जी के अक्सर भक्त पहलवानी ज़रूर करते हैं। आप नंदूलाल भंडारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भंडारी अपने 30 चेलों का गुरु है और ख़तरनाक हद तक ताकतवर है। उसका ताल्लुक अंडरग्राउंड माफिया से है। 15 बरस पहले एक करोड़पति हिंदू ने यह मंदिर बनाया था। 2 बरस पहले जब नंदूलाल भंडारी को मालूम हुआ कि इस मंदिर के तय खाने और हनुमान जी के मुजस्मे के अंदर सोना, चांदी और हीरे जवाहरात रखे जाते हैं तो उसने मंदिर तामीर करवाने वाले करोड़पति हिंदू के इकलौते बेटे को अगवा कर लिया।
फिर उससे कहा अगर वो इसे मंदिर की इंतजामिया का सरबराह बनाकर मंदिर के तमाम मामलात से दस्तबरदार हो जाएगा तो उसके बेटे को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। उस करोड़पति ने अपने इकलौते बेटे की सलामती के लिए मंदिर के इंतजामात और दूसरे तमाम हकूक नंदूलाल भंडारी के हवाले कर दिए। उसने उसके बेटे को वापस तो कर दिया, मगर उस करोड़पति को एक हादसे में हलाक करा दिया ताकि वो जिंदा रहकर दुनिया वालों से ये ना कह सके कि भंडारी उसे मजबूर करके ज़बरदस्ती मंदिर की इंतजामिया का सरबराह बन गया। पोरस ने कहा अब समझ गया, उन तमाम पंडितों और पुजारियों को यहाँ से भगा दिया गया जिन पर मैंने तनवीमी अमल किया था। ये जो नए पंडित और पुजारी आए हैं ये सब नंदूलाल भंडारी के चमचे हैं। हाँ, यहाँ का सरबराह बनने के बाद भंडारी ने तहखाने में छुपा हुआ खजाना देखा था, फिर हनुमान जी के मुजस्मे को पीछे से खोलकर हीरे जवाहरात देखे थे। ऐसे ही वक्त हनुमान जी की दुम में छुपाए गए वो तमाम फार्मूले बरामद हुए। नंदूलाल भंडारी ने उन्हें सरसरी तौर पर पढ़कर अपने चेलों से कहा, ये बेहतरीन और गैर मामूली दवाओं के फार्मूले हैं, इन्हें तजुर्बेकार डॉक्टर बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। वो चंद तजुर्बेकार डॉक्टरों से इस सिलसिले में बात करेगा। पोरस ने परेशान होकर पूछा, इसका मतलब है कि वो तमाम फार्मूले नंदूलाल भंडारी ले गया? हाँ, मैं जिन पंडितों और पुजारियों के ख्यालात पढ़ रहा हूँ उन्हें ये मालूम नहीं है कि भंडारी वो फार्मूले कहाँ ले गया और उनसे कोई फ़ायदा उठा रहा है या नहीं। भंडारी इस वक्त कहाँ होगा? वो कुछ दिनों के लिए इटली गया हुआ है, अंडरग्राउंड माफिया से उसका ताल्लुक है, उसी सिलसिले में गया होगा। पोरस ने दोनों हाथों से सर को थाम कर कहा, क्या मुश्किल है, हम मंजिल तक पहुंचकर भी मंजिल से दूर हैं। हमें जल्द से जल्द मालूम करना होगा कि भंडारी ने वो फार्मूले कहाँ रखे हैं। अगर उसने डॉक्टरों को दिखाया होगा तो उसके खास डॉक्टर उन फार्मूलों के मुताबिक दवाएं तैयार कर रहे होंगे। जलाल पाशा ने कहा, एक ही सूरत है, नंदूलाल भंडारी की कोई तस्वीर हासिल की जाए, फिर तस्वीर की आंखों में झांक कर उसके दिमाग में पहुंचकर फार्मूलों तक पहुंचा जाए। आप भूल रहे हैं, भंडारी और उसके तमाम चेले पहलवान हैं, वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेंगे। पोरस ने कहा, अलबत्ता भंडारी के घर वाले और रिश्तेदार पहलवान नहीं होंगे। हमें जल्द से जल्द भंडारी की तस्वीर हासिल करना चाहिए, फिर इस शहर में बहुत से लोगों से मालूम हो सकता है कि उसकी रिहाइशगाह कहाँ है और वो कब तक इटली से वापस आएगा। नंदूलाल भंडारी के बारे में मतलूबा मालूमात हासिल करना कुछ मुश्किल न था। जलाल पाशा ख्यालख्वानी के जरिए बहुत कुछ मालूम कर सकता था, लेकिन पोरस की तवक्को के मुताबिक फार्मूले आसानी से हासिल नहीं हो रहे थे। अभी एक नंदूलाल भंडारी रुकावट बना था, आगे और न जाने कितनी रुकावटें पैदा होने वाली थी। ये तरीक़ेकार शुरू से रहा है कि तमाम टेलीपैथी जानने वाले एक दूसरे से छुप कर रहते हैं। कोई किसी को मालूम नहीं होने देता कि वो किस मुल्क के, किस शहर में, किस इलाके में और किस रिहाइशगाह में क़याम पजीर है। जो गलती से ज़ाहिर हो जाता है या इत्तफाकन रूबरू आ जाता है, उसे ज़ख्मी करके दूसरा टेलीपैथी जानने वाला उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लेता है। अब तो चंद ही ख्यालख्वानी करने वाले रह गए थे। उन बाकी रहने वालों ने अपने चेहरों पर सर्जरी करा ली थी, चेहरे बदल लिए थे, नाम बदल लिए थे। इस तरह एक दूसरे के सामने से गुजरने के बावजूद कोई किसी को नहीं पहचान पाता था। एल्पा ने पारस से अलहदगी इख्तियार करने के बाद मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में रिहाइश इख्तियार की थी। फिर एक अरसे से टेलीपैथी को ख़त्म करने वाली दवा स्प्रे नहीं की गई थी, इसलिए वो मुतमईन होकर अपने वतन इसराइल आ गई थी। यह फैसला किया था कि वो वहाँ मुस्तकिल नहीं रहेगी, जल्द ही जगह बदल देगी और किसी दूसरे मुल्क में चली जाएगी। मेरी हलाकत की तस्दीक होने के बाद उसने जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की थी वो ये थी कि उसने अपनी दानिस्त में पारस को अपना मामूल और ताबेदार बना लिया था, अपनी एक अज़ली ख्वाहिश पूरी कर ली थी। वो इतनी खुश थी जैसे दुनिया जहाँ का ख़जाना उसे मिल गया हो। उसने हस्पताल में डमी पारस को उसकी कमज़ोरी के दौरान में अपना ताबेदार बनाया था। उसके साथ डमी सानी उसकी बीवी की हैसियत से मौजूद थी। वो सानी जैसी शौकन को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लिहाजा डमी पारस जब ज़रा सेहतमंद और चलने फिरने के काबिल हुआ तो उस वक्त एल्पा लंदन पहुंची हुई थी। उसके मामूल और ताबेदार पारस ने उसके हुक्म के मुताबिक अपनी बीवी सानी को वहीं तेल अबैब में छोड़ दिया और उसकी लाइलमी में एल्पा के पास लंदन आ गया। एल्पा ने अपनी दानिस्त में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी और डमी पारस को अपना ताबेदार बनाकर ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अब सानी उस डमी के दिमाग में जाकर मालूम करती रहती कि एल्पा अपनी रिहाइशगाहें बदलने के लिए किस मुल्क और किस शहर में जाती रहती है। उसे ये कभी मालूम नहीं होता कि वो एक यहूदी जेम्स रोनाल्ड को पारस समझकर अपना ताबेदार शौहर बनाए हुए है। एक पहलू से देखा जाए तो पारस ने एल्पा के सच्चे प्यार की तौहीन की थी। उसने पारस के सिवा किसी को अपने जिस्म का मालिक नहीं बनाया था। अब डमी पारस यानी एक यहूदी जेम्स रोनाल्ड उसके जिस्म का मालिक बन गया था। एल्पा की आबरू अब दूसरे के हाथ में आ गई थी, लेकिन ईमान की आबरू ना हो तो जिस्म की आबरू क्या मायने रखती है। ईमान की आबरू लूटने की इब्तदा एल्पा ने की थी। एक मुसलमान बाप की बेटी को यहूदी बनाने के लिए कई तरह की चालें चलती रही। इस मकसद के लिए वो पारस से भी अलहदा हो गई, लिहाजा पारस ने उसे हमेशा के लिए अलहदा रहने और अपनी बेटी की ईमान की आबरू रखने के लिए एल्पा की आबरू एक यहूदी मर्द के हवाले कर दी। पारस और सानी ने अपनी आवाज़ और लबो लहजा डमी पारस और सानी के दिमागों में नक्श कर दिया था। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला जब भी राब्ता करता तो उन दोनों के दिमागों में पहुंचकर यकीन कर लेता कि वही सानी और पारस हैं। असल सानी और पारस एक नई आवाज़ और लबो लहजा इख्तियार कर चुके थे।
जिसे सिर्फ बाबा साहब के इदारे के चंद अहम अफराद जानते थे। एल्पा ने महाराज के पास आकर कहा, हेलो, क्या आराम फरमा रहे हो? महाराज ने पूछा, ऐसे तंजिया अंदाज में क्यों पूछ रही हो? महाराज, तुम बड़ी सलाहियतें रखने के बावजूद जहानत से काम लेना नहीं जानते। तुम्हें किसी सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाना नहीं आता। फरहाद की हलाकत के बाद तुम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हो। क्या तुम बहुत कुछ कर रही हो? बेशक, मैंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि फरहाद की हलाकत के बाद मैंने उसकी फैमिली को और ज़्यादा तोड़ दिया। एक सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाकर पारस को अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। अब वो तमाम उम्र मेरा गुलाम शौहर और अपने ख़ानदान का दुश्मन बनकर रहेगा। ऐसी नामुमकिन बात कह रही हो जिसे एक पागल औरत ही कह सकती है। माना कि अब फरहाद इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ये सुन चुकी हो कि उसके बेटे अली तैमूर ने बाप के कातिलों से कैसे इंतकाम लिया है। पारस कहीं गुम होगा तो अली तैमूर उसे तलाश करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। मैं ऐसी नहीं हूं कि फरहाद की फैमिली के किसी भी फर्द को अपना दुश्मन बना लूं। मैंने उसे गुलाम बना लिया है, लेकिन उसे अपनी फैमिली में जाने की आज़ादी दूंगी। वो जिस्मानी तौर पर आज़ाद रहेगा, लेकिन जहनी तौर पर मेरा गुलाम रहेगा। अपनी फैमिली के बुजुर्गों से कहेगा कि मुझे बहू तस्लीम करें। अगर मुझे तस्लीम नहीं किया तो अपने ख़ानदान वालों से बगावत करेगा, अपने भाई अली से अदावत करेगा। ज़रा तमाशा देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। महाराज ने कायल होकर कहा, इसमें शुबा नहीं कि तुम बहुत मक्कार हो। जब पारस जैसा मक्कार तुम्हारे शिकंजे में आ गया है तो तुम अली तैमूर वगैरह के खिलाफ भी कैसी चाल चलोगी, ये भगवान ही जानता है। तुम हो बड़ी ख़तरनाक। तुम कहती हो मैं ज़हीन हूँ, बस इतनी ही अकल काफ़ी है कि मैं तुम्हारी जैसी औरत से दूर रहूँ। ज़्यादा अरसे तक दूर नहीं रह सकोगे। क्या ये दानिशमंदी नहीं होगी कि बहुत ही बेबस और मजबूर होने से पहले ही मेरे पास आ जाओ? वस्ते हुए बोला, जब तक आदमी बेबस और मजबूर ना हो उसे बेबसी और मजबूरी महज सुनने वाले अल्फाज लगती हैं। इसलिए तुम मुझे ऐसी बातें ना सुनाओ। अब तुम जाओ, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आकर ये सुनाऊंगा कि मैंने भी तुम्हारी तरह एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उसने सांस रोकी। वो उसके दिमाग से वापस आकर सोचने लगी, ये बिल्कुल अहमक नहीं है, हमारी तरह चालाकी से काम लेना नहीं जानता है, मगर अकल रखता है और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से काम लेना जानता है। पता नहीं अपने दावे के मुताबिक कौन सा कारनामा अंजाम देने वाला है। वो अपनी बहुत सी मसरूफियात के दौरान में इस कोशिश में थी कि किसी तरह महाराज को ट्रैप करे या इस तरह कमज़ोर बना दे कि वो उसके सामने सर ना उठा सके और दुश्मनों का कोई काम अंजाम देने के लिए उसके खिलाफ कोई कदम उठाने की जरूरत ना कर सके। टेलीपैथी के हवाले से अभी सिर्फ महाराज उसके मुकाबले पर था। उसे यकीन था कि वह जल्दी उसे बेबस और मजबूर बना देगी। महाराज के कालेकार ने अमरीकी फ़ौज के एक आला अफसर से फ़ोन पर कहा, सर, महाराज आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। आला अफसर ने कहा, हमें खुशी है कि महाराज हमसे रब्ता रखना चाहती हैं। तुम 2 मिनट के बाद फ़ोन करो। आला अफसर ने रब्ता ख़त्म किया, फिर फ़ोन के ज़रिए रिकॉर्डिंग के इंचार्ज से कहा, 1.5 मिनट के बाद महाराज से गुफ्तगू होगी। अपने तमाम रिकॉर्ड्स को अलर्ट कर दो। रिकॉर्डिंग के कनेक्शन आला हुकाम और फ़ौज के आला अफसरान के प्राइवेट स्पीकर से मुंसलिक कर दो। उसके अहकामात की तामील होने लगी। आलेकार ने मुकर्रर वक्त पर आला अफसर को मुखातिब किया। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ और महाराज से गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। महाराज ने कहा, मैं पहली मीटिंग में ये कह चुका हूँ कि तुम्हारे तमाम अहम मसाइल टेलीपैथी के ज़रिए हल करूँगा, लेकिन कुछ अरसे तक मोहतात रहने के लिए किसी इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करूँगा। आला अफसर ने कहा, बेशक आपको मोहतात रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इस्लामी मुल्कों के ख़िलाफ़ काम करें और आपकी टेलीपैथी ज़ाहिर ना हो। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अल्पा की पेशकश को ठुकरा दिया है। मैं किसी भी इस्लामी मुल्क में आपकी तरफ से काम करूँगा तो वो इंतकामन ये साबित कर देगी कि आप लोग राजदारी से मुझे मेरी टेलीपैथी समेत ख़रीद चुके हैं। आप मेरी बातों पर गौर करें। अगर मैं कुछ अरसे तक इस्लामी ममालिक से दूर रहूँगा तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मसलन ईरान और अफ़गानिस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई होगी तो मैं उसका इल्ज़ाम अल्पा पर लगाऊंगा। अली तैमूर और फरहाद की फैमिली के दूसरे अफराद जानते हैं कि मैं फरहाद का ताबेदार हूँ। मैं अब भी अली वगैरह से रब्ता करके अपनी खिदमत पेश करता हूँ। तो फिर ऐसी कोई चाल चलें कि अली वगैरह अल्पा का जीना मुहाल कर दें। मैं ऐसी एक चाल चल चुका हूँ। अल्पा ने बड़ी राजदारी से पारस को ट्रैप करने के बाद उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। फरहाद के बाद पारस जैसा अहम फर्द उस फैमिली में नहीं रहा। अल्पा उस फैमिली को बड़ी चालाकी से ख़त्म कर रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अली को बताया कि अल्पा उसके भाई पारस को अपना गुलाम बना चुकी है। आला अफसर ने कहा, फिर तो अल्पा बहुत बड़ा काम कर रही है। फरहाद की फैमिली टूट कर बिखर कर ख़त्म हो जाएगी तो हमारा भी फ़ायदा होगा। आपने अली तैमूर को अल्पा की मौजूदा दुश्मनी की इतला देकर बहुत बड़ी गलती की है। हम जानते हैं कि वह खुद को फरहाद की फैमिली से बरतर बनाकर बड़े ममालिक को इसराइल से कमतर बनाना चाहती है। हम अल्पा से आपके ज़रिए निमट सकते हैं, मगर बरसों गुजर गए, हम कभी फरहाद और उसके बेटों को खुद से कमतर न बना सके। आपकी बात समझ में आ रही है।
एल्पा ने पारस को गुलाम बनाकर हम सबके लिए एक बेहतर काम किया है। मैंने सिर्फ एल्पा से दुश्मनी करने के लिए अली तैमूर को अपने एतमाद में लिया है। आपने भी अपने तौर पर अली तैमूर को एतमाद में लेकर अच्छा काम किया है। मकतूल फरहाद की तरह उसके बेटे और दूसरे फैमिली मेंबर्स आप पर एतमाद करते रहेंगे। महाराज अपनी तारीफ सुनकर खुश हुआ। उसने कहा, मैं चालाकी में एल्पा से कम नहीं हूँ। फरहाद की फैमिली ने पहले ही उसे बहू तस्लीम ना करके धुतकार दिया था। अब मैं साबित करूँ कि वो पारस को गुलाम बनाकर इंतकाम ले रही है। वाह महाराज, आप वाकई एल्पा से ज़्यादा चालाक हैं। इस वक्त अगर आप अफगानिस्तान में छुपने वाले मुसलमान दहशतगर्द को कत्ल करा दें और इसका इल्ज़ाम एल्पा पर आयद कर दें तो अली तैमूर, उसकी फैमिली और तमाम इस्लामी ममालिक इस इल्ज़ाम को दुरुस्त तस्लीम करके एल्पा और इसराइल के पीछे पड़ जाएंगे। ये अच्छी तदबीर है, लेकिन मैं उस मुसलमान दहशतगर्द को कैसे कत्ल करूँगा? आप उसे कत्ल नहीं करेंगे। हमारे किराए के कातिल वहाँ मौजूद हैं। आप टेलीपैथी के ज़रिए उनके काम आएंगे और दुनिया वालों पर यही जाहिर किया जाएगा कि एल्पा उनके काम आ रही है। महाराज ने कायल होकर कहा, हाँ, ये ज़बरदस्त सियासी चाल होगी। मैं तो चाहता हूँ कि एल्पा किसी तरह ख़त्म हो जाए या कमज़ोर हो जाए, फिर मैं ही एक टेलीपैथी जाने वाला रह जाऊँगा। हम भी सिर्फ आपको सारी दुनिया का महाराज बनाना चाहती हैं। इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा। एल्पा ने पारस को गुलाम बनाकर फरहाद की फैमिली के लिए मसला पैदा किया है। इस वक्त अफगानिस्तान में हमारा मतलूबा दहशतगर्द मारा जाएगा तो इसका इल्ज़ाम यकीनी तौर पर एल्पा और इसराइल को दिया जाएगा। हम सब साबित करेंगे कि उस दहशतगर्द के कत्ल के पीछे एल्पा की टेलीपैथी काम कर रही थी। महाराज ने सोचा, बेशक एल्पा ने पारस को गुलाम बल्कि यहूदी बनाकर मुसलमानों की गैरत को ललकारा है। अभी लोहा गर्म है, उस पर दूसरे हथौड़े की चोट पड़ेगी तो लोहा टूट जाएगा। फरहाद की फैमिली ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ एल्पा मुसाइब में घिर जाएगी। अली तैमूर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? ये बात मेरी समझ में आ गई है कि अफगानिस्तान में मौजूदा दहशतगर्द जितनी जल्दी मारा जाएगा उतनी ही जल्दी एल्पा की शामत आएगी। अली तैमूर वगैरह यही समझेंगे कि वो एक के बाद दूसरे हमले करती जा रही है। आला अफसर ने उसकी मजीद तारीफ़ें की और कहा, आप पहले टेलीपैथी जानने वाले हैं जो सियासी चालों को इतनी जल्दी समझ लेते हैं। आपने मकतूल फरहाद के आखिरी दिनों में उसके साथ रहकर उसकी जहानत और हाजिर दिमागी को खूब समझ लिया। हमें पूरा यकीन है कि आप एल्पा को हर मामले में मुंह तोड़ जवाब देंगे। महाराज खुशी से फूल रहा था। उसे फरहाद अली तैमूर की तरह ज़हीन और हाजिर दिमाग समझा जा रहा था। उसने कहा, अफगानिस्तान में आपके किराए के जो कातिल हैं, आप मुझे उनके दिमागों तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी वो बात याद है ना? कौन सी बात? मैंने बताया था कि हमारी खुफिया गुफ्तगू जहाँ रिकॉर्ड होती है वहाँ के अफसरान के दिमागों में एल्पा पहुँचकर तमाम राज मालूम कर लेती है। हमें अच्छी तरह याद है। हमने उसी दिन रिकॉर्डिंग के तमाम स्टाफ को बदल दिया था। अब वहाँ नया स्टाफ है। एल्पा उनके दिमागों में नहीं पहुँच सकेगी। अब मैं मुतमईन हूँ। आपका काम शुरू करने से पहले एक ज़रूरी काम आपसे लेना चाहता हूँ और वो काम आपके लिए बहुत आसान है। महाराज, काम मुश्किल भी हो तब भी हम करेंगे, आप हुक्म दें। मैं अपने जवान और इकलौते बेटे के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। अगर उसमें योगा की सलाहियत पैदा हो जाए तो कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में नहीं पहुँच सकेगा। मैंने फ़िलहाल उसके दिमाग को लॉक कर दिया है। मैं चाहता हूँ उसे ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथी सिखाई जाए। यकीनन आपकी बेटी को भी टेलीपैथी का इल्म आना चाहिए, लेकिन आपने देखा है कि मशीन की किसी खराबी की वजह से हम आज तक किसी भी अमरीकी को टेलीपैथी ना सिखा सके। आपको मालूम होना चाहिए कि मशीन में खराबी नहीं है। मकतूल फरहाद ट्रांसफार्मर मशीन के अतराफ पहरा देने वाले फौजियों को ट्रैप किया करता था। जो नौजवान उस मशीन से गुजरता था उस अमल के दौरान में मशीन में खराबी पैदा कर देता था, जिसके नतीजे में वो नौजवान होश में आने तक पागल बना होता। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा है। हाँ, आपकी बात समझ में आ रही है। अब हमें फिर अपनी ट्रांसफार्मर मशीन को आजमाना चाहिए। पहले किसी जवान को उस मशीन से गुजारा जाएगा, फिर मैं अपने बेटे को उसमें से गुजरने दूंगा। यही होगा। हम पहले आजमाइश के तौर पर किसी जवान को मशीन से गुजारेंगे, फिर आपके बेटे महेश को ये इल्म सिखाएंगे। आप किसी भी पहली फ़्लाइट से महेश को यहाँ रवाना कर दें। वो यहाँ शाही मेहमान के तौर पर रहेगा। मैं अपने बेटे को रवाना करूँगा तो दुनिया की तमाम मसरूफियात छोड़कर उसके दिमाग में रहूँगा। आप बुरा ना माने, हमारे दरमियान रफ्ता रफ्ता एतमाद पुख्ता होगा। मैं बेटे का मुहाफिज बनकर उसकी मशीन से गुजरने तक उसके अंदर रहूँगा। आला अफसर ने कहा, महाराज आप बहुत दानिशमंद हैं। आपका अंदेशा भी गलत नहीं है। लोग दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंप देते हैं। हम साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि आप हम पर भी भरोसा ना करें। एक फौलादी किले की तरह अपने बेटे के अंदर दिन रात मौजूद रहें। बल्कि मैं एक ऐसा मशवरा देना चाहता हूँ जिस पर अमल करने से आपके अंदेशे बहुत कम हो जाएंगे। आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? आप अपने बेटे के लिए 4-6 गार्ड्स मुकर्रर करें और उन तमाम गार्ड्स पर तनवीमी अमल करके अपना ताबेदार बना लें। उनके दिमागों में ये नक्श कर दें कि वो हमारे भी किसी हुक्म की तामील ना करें, सिर्फ आपके अहकामात पर अमल करें। इस तरह हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स आपके बेटे से दूर रहकर उसकी हिफाजत करते रहेंगे।
महाराज ने खुश होकर कहा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अभी मैं यही कहने वाला था। वाकई आप लोग मेरे लिए मुखलिस हैं। मैं कल सुबह की फ़्लाइट से अपने बेटे को 6 गार्ड्स के साथ रवाना करूंगा और बेटे के दिमाग में मौजूद रहा करूंगा। उनके दरमियान ये तय हो गया कि महेश दूसरे दिन की फ़्लाइट में इंडिया से रवाना होगा। तीसरे दिन अमेरिका में होगा, फिर चौथे दिन उसे ट्रांसफार्मर मशीन वाले जजीरे में पहुंचा दिया जाएगा। एल्पा महाराज की ताक में रहने लगी थी। ये मालूम करना चाहती थी कि महाराज और अमेरिका किस तरह के मामला तय कर रहे हैं और वो लोग महाराज से पहले कौन सा अहम काम कराने वाले हैं। उसे मालूम था कि रिकॉर्डिंग रूम का स्टाफ बदल दिया गया है, इसलिए वो कई फौजी अफसरों के दिमागों में जाकर मालूम करने की कोशिशें करती रही कि रिकॉर्डिंग रूम के नए स्टाफ में कौन लोग आए हैं। वहाँ सभी योगा के माहिर नहीं हो सकते। एल्पा ने एक अफसर के ख्यालात पढ़कर मालूम कर लिया कि महाराज का बेटा महेश अमेरिका पहुंचने वाला है। उसे जजीरे में पहुंचाकर टेलीपैथी का इल्म सिखाया जाएगा। एल्पा हंसने लगी। महाराज बुरी तरह फंसने वाला था। उसने सोच लिया कि जब महेश को जजीरे में लाया जाएगा तो वहाँ के तमाम अहम फौजी अफसरान एल्पा के अहकामात की तामील करेंगे। वो उन सबको अपना ताबेदार बना चुकी थी और आइंदा उनके जरिए महेश को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर पागल बनाने का इरादा कर रही थी। वो अपने बेडरूम में थी। उसके बेड के पास डमी फरहाद बैठा हुआ था। उसने पूछा, तुम अचानक क्यों हंस रही हो? उसने बताया कि वो महेश को मशीन के जरिए पागल बनाकर महाराज को अपने सामने झुकाने वाली है। डमी पारस ने अपना सर थाम कर कहा, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। मुझे याद नहीं आ रहा कि ये महाराज और महेश कौन है। जब ज़रूरत समझूंगी तो याद दिलाऊंगी कि वो बाप बेटे कौन है। अभी तुम अपने मकतूल बाप फरहाद और अपनी फैमिली के तमाम अफराद को याद रखो। वो तो तुमने मुझे याद कराया था, मुझे सब याद है। मैं फरहाद की फैमिली और बाबा साहब के इदारे की बहुत सी बातें तुम्हारे ज़हन में नक्श करती रहूंगी। अभी इधर आओ और मेरे पैरों का मसाज करो। वो अपनी जगह से उठकर आया, फिर बिस्तर के सिरे पर बैठकर एल्पा के पाँव दाबने लगा। वो मुस्कुराकर बोली, कितने फरमा बरदार शौहर हो। हाय, टेलीपैथी के शहंशाह फरहाद अली तैमूर का बेटा अपनी बीवी के पाँव दाब रहे। तुम्हारे खानदान वाले देखेंगे तो शर्म से डूब मरेंगे। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसी वक्त मोबाइल फ़ोन का बजर बजने लगा। एल्पा ने इसे उठाकर ऑन किया, फिर इसे कान से लगाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं एल्पा से बात करना चाहता हूँ। उससे कहो मेरा नाम अली तैमूर है। वो चहक कर बोली, ओ अली तुम हो? मैं एल्पा बोल रही हूँ। क्या तुम्हें भाई की याद आ रही है? मुझे पता चला है कि तुमने पारस को ट्रैप किया है, उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया है। मैं जानती हूँ ये आग महाराज ने लगाई होगी, जबकि मैंने तुम्हारे भाई को ट्रैप नहीं किया है। तुम जानते हो कि मैं उसकी बीवी हूँ। हमारे दरमियान अलहदगी हुई थी, लेकिन तलाक नहीं हुई थी। पारस को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो फिर मेरे पास चला आया। यकीन ना हो तो खुद उससे पूछ लो, मैं उसे फ़ोन दे रही हूँ। उसने फ़ोन बढ़ाते हुए कहा, पारस ये लो अपने भाई अली से गुफ्तगू करो। डमी पारस ने उससे फ़ोन लिया। एल्पा ने उसे अली से गुफ्तगू करने दी, लेकिन उसके दिमाग पर छाई रही। डमी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बोलने लगा, हेलो अली, कैसे हो? अली ने कहा, ये मुझे पूछना चाहिए कि औरत की गुलामी में कैसे गुजर रही है। मुझे ताने ना दो। एल्पा कोई पराई औरत नहीं, मेरी बीवी है। सानी भी तुम्हारी बीवी है। क्या तुम्हें उसकी कुछ खबर है? सानी नादान बच्ची नहीं है। मेरी तवज्जो से महरूम होकर बाबा साहब के दायरे में पनाह हासिल कर लेगी। ये बड़े अफसोस की बात है कि मेरी एल्पा को ना बाबा साहब के दायरे में कभी बुलाया गया और ना ही अपने ख़ानदान में उसे बहू तस्लीम किया गया, जबकि हमारी बाकायदा शादी हुई थी। ज़्यादा ना बोलो। तुम्हें बाबा साहब के दायरे में बुलाया गया है। तुम जहाँ भी हो कल तक चले आओ। मेरे साथ एल्पा को उस इदारे में आने की इजाज़त दी जाएगी तो मैं आऊँगा। क्या तुम जनाब तबरेज़ी की नाफरमानी करोगे? मैं उनका एहतराम करता हूँ। उनको और तुम सबको सोचना चाहिए कि एल्पा माँ बनकर अपनी बच्ची से महरूम हो गई है। जब तुम लोग एक माँ की ममता और उसके सदमात समझकर उसे कबूल करोगे तो मैं आऊँगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जिसके दिल में कीना और फरेब हो उसे बाबा साहब के दायरे में कदम रखने की इजाज़त नहीं दी जाती। वह हमेशा यहूदी रहना चाहती है। अपनी बेटी को भी यहूदी बनाना चाहती थी। जब बेटी नहीं मिल रही है तो उसने तुम्हें तनवीमी अमल के ज़रिए यहूदी बना लिया है। क्या यहूदी इंसान नहीं होते हैं? बेशक इंसान होते हैं, लेकिन उन पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता। ये आसमानी किताब में लिखा है और तारीख गवाह है कि यहूदी जिसकी आस्तीन में रहते हैं उसी को डसते हैं। तुम अपनी बातों से जहर उगलना बंद कर दो, वरना मैं फ़ोन बंद कर दूंगा। ठीक है पारस, अभी मैं पापा के कातलों से इंतकाम लेने में मसरूफ़ हूँ। जब यहाँ से फुर्सत मिलेगी तो तुम्हें एल्पा के तनवीमी अमल से निजात दिलाऊंगा और एल्पा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सबक उसकी पूरी यहूदी कौम याद रखेगी। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। एल्पा ने डमी पारस से फ़ोन लेकर कहा, एक अली तो क्या तुम्हारा पूरा ख़ानदान ये सोचकर अंगारों में लौट रहा होगा कि तुम मेरे गुलाम बन गए हो। वो बिस्तर पर लेट गई। वो फिर उसके पाँव दाबने लगा। दूसरी तरफ पारस अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके बोला, भाई क्या कमाल है, मैं पारस हूँ और फ़ोन पर पारस से बातें कर रहा था। सानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं उसके दिमाग में थी और समझ रही थी कि वो डमी अपनी मालका एल्पा की मर्ज़ी के मुताबिक बातें कर रहा था। चलो, बेचारी की बरसों की आरजू पूरी हो गई है। मुझे गुलाम बनाकर फातिहाना अंदाज में ज़िंदगी गुजारी है।
दूसरों को खुश करना बहुत बड़ी नेकी है और मैं नेकी कमा रहा हूँ। सानी ने कहा, है नेकी के फरिश्ते, अपनी औकात में आ जाओ। उसने सानी को अपनी आगोश में भर लिया। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैंने अपने पास आने के लिए नहीं कहा है। आखिर तुम पोरस के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? मैं क्या सोचूं? तुमने उसकी महबूबा पर तनवीमी अमल करके उसे दोबारा पोरस के बंगले में पहुंचा दिया था और कहा था कि उसके दिमाग में रहकर पोरस की मसरूफियात मालूम करती रहोगी, मगर तुम मात खा गई। जंग में हार जीत होती रहती है। क्या तुम कभी सोच सकते थे कि कोई अजनबी टेलीपैथी जानने वाला नासरा के दिमाग में से मेरे तनवीमी अमल को मिटा देगा और वो पोरस के साथ कहीं गुम हो जाएगी? सानी और पारस उस टेलीपैथी और आत्मशक्ति वाले मुरलीधर बांद्रे और उसके कायम किए हुए इदारे को नहीं जानते थे। दूसरों की तरह वो दोनों भी टेलीपैथी जानने वाले मुरलीधर, सना पाशा और सैयद जलालुद्दीन पाशा से बेखबर थे। उन्होंने अपने तौर पर नीलमा और पोरस को तलाश किया था। अगर वो जनाब तबरेज़ी आमना की रूहानी टेलीपैथी का सहारा मांगते तो उन्हें बहुत कुछ मालूम हो जाता, लेकिन बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वालों को ये जहन नशीन करा दिया गया था कि जब कभी जान पर बान आएगी तो रूहानी टेलीपैथी के ज़रिए उसकी मदद की जाएगी, वरना रूहानियत के इल्म के हामिल दुनियावी मामलात में नहीं पड़ेंगे। ऐसा करने से ये हो रहा था कि मैं, मेरे बेटे और बहुएं खुद इन्हें सारी के आदी होकर अपनी जहानत और हाजिर दिमागी से काम लेते थे। उस वक्त सानी और पारस नीलमा का सुराग लगाने में नाकाम रहे थे। वैसे बाबा साहब के इदारे के जासूस मुस्ताद थे। उन्होंने दूसरी सुबह फ़ोन के ज़रिए पारस से कहा, सर, मैं तमाम रात पोरस के बंगले की निगरानी करता रहा। रात 2 बजे एक जीप उस बंगले के सामने आई थी। उसमें एक मुसल्ला शख्स बैठा हुआ था। उस वक्त नासरा बंगले से बाहर आई। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे सैरज़दा होकर चल रही हो। पारस ने पूछा, तुमने उसी वक्त मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? सर, मैंने फ़ोन किया था लेकिन आपने अपना मोबाइल बंद कर रखा था। मैंने सोचा आप सो रहे हैं, मुझे उस जीप का ताक़ुब करना चाहिए। तुमने ताक़ुब किया था? यस सर। जब नासरा जीप में बैठ गई और वो स्टार्ट होकर जाने लगी तो मैंने दूर ही दूर रहकर इसका ताक़ुब किया, मगर मैं क्या बताऊं, शायद आप यकीन ना करें, वो जीप मुझसे दूर जाते जाते आंखों से ओझल हो गई, जैसे जादू से गायब हो गई हो। जबकि रात के वक्त रास्ता साफ था, स्ट्रीट लैम्प की रोशनियां थीं। मैंने अपनी खुली आंखों से उसे गायब होते देखा। पारस ने कहा, जो बात समझ में ना आए उसे समझने के लिए जहन को ना उलझाओ, अपनी ड्यूटी दूसरे को देकर सो जाओ। नीलमा ने कहा, हमारे जासूस के बयान से जाहिर हो रहा है जैसे वाकई नीलमा को जीप समेत जादू से गायब कर दिया गया। पारस ने कहा, तुम सिर्फ जादू के बारे में क्यों सोच रही हो? कि आत्मा शक्ति के जरिए हमारे जासूस को भटकाया नहीं जा सकता? आत्मा शक्ति? सानी ने चौंक कर कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि नासरा ने ऐसा किया होगा? हाँ, हमारा जासूस बहुत ज़हीन है, बेतु की रिपोर्ट नहीं देगा। उसकी नज़रों के सामने दूर जाने वाली जीप गायब नहीं हुई। आत्मा शक्ति के जरिए जासूस की नज़रों के सामने पर्दा डाल दिया गया होगा और ऐसा नीलमा ही कर सकती है। सानी ने तायद में सर हिलाकर कहा, नीलमा ने आत्मा शक्ति से मालूम किया होगा कि नासरा टेलीपैथी जानती है, जहर के असर से इस सलाहियत को भूली हुई है। अब शायद नीलमा उसे ले जाकर आत्मा शक्ति के जरिए उसका इलाज कर सके। फिर यह कि नीलमा और पोरस एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए भी नीलमा नासरा को उससे छीन कर ले गई है। सानी और पारस अपने अपने तौर पर नीलमा और पोरस के मुतल्लिक सोच रहे थे और हकीकत से दूर भटक रहे थे। दिन के 11 बजे दूसरे जासूस ने फ़ोन पर कहा, सर, पिछली रात मेरे साथी जासूस ने जिस जीप का जिक्र किया था उसे मैं अभी हाईवे पर देख रहा हूँ। पारस ने पूछा, तुम कैसे कह सकती हो कि वो वही जीप है? सर, मेरे साथी जासूस ने पिछली रात उस जीप की नंबर प्लेट पड़ी थी और मुझे वो नंबर बताए थे। उसके मुताबिक ये वही जीप है और मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। क्या मैं ताक़ुब जारी रखूँ? हाँ, इसका ताक़ुब करो, हम आ रहे हैं। सानी और पारस रात को सोने से पहले तक ऐसे लिबास में तैयार रहते थे कि फ़ौरन कहीं जाना हो तो बाहर जाने की तैयारी में देर ना लगे। उन्होंने जूते पहने, मोबाइल फ़ोन और कार की चाबी ली, फिर वहाँ से चल पड़े। जब वो वहाँ से चले तो उस जीप और जासूस से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर थे। पारस तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करते हुए फासला कम करने की कोशिश करता रहा। फिर हालात ने साथ दिया। हाईवे पर जहाँ रास्ते की मरम्मत हो रही थी वहाँ गाड़ियाँ आकर एक कतार में रुक गई थीं। ट्रैफिक के लिए एक तंग रास्ता था। हर 10-12 मिनट के बाद एक तरफ की गाड़ियों को गुजरने का सिग्नल दिया जाता, इसके बाद इन्हें रोककर दूसरी तरफ की गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त दी जाती। इस तरीक़ेकार के बायस गाड़ियों को आधे घंटे तक अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता। जासूस वहाँ गाड़ियों की कतार में पहुंचा हुआ था। सानी और पारस भी करीब से करीबतर होते हुए उसी जगह पहुंच रहे थे। उसी वक्त नीलमा अपनी कार से निकलकर ट्रैफिक पुलिस वाले के पास नाराज़ होकर पूछ रही थी कि उधर वाली गाड़ियों को गुजरने का मौका कब मिलेगा। पुलिसमैन कह रहा था कि अभी गुजरने का सिग्नल मिलेगा। वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठे। जब वो पलट कर जाने लगी तो उसने जीप की पिछली सीट पर सोने वाली वर्षा को देखा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि पारस का जासूस अपनी कार की खिड़की से झांक कर उसे देख रहा है। उसने फ़ोन के ज़रिए पारस से कहा, सर, हमारा इतना लंबा सफ़र रायगा नहीं जा रहा है। इस जीप के पीछे 2 गाड़ियाँ हैं, उन 2 गाड़ियों के पीछे एक कार में नासरा है। मैंने टहलने के अंदाज में उधर जाकर देखा है। वो स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गई और पिछली सीट पर पोरस लेटा हुआ है। दोनों सी मेकअप में है जिसमें हम उन्हें पिछले रोज़ देख चुके हैं। पारस ने कहा, तुम अपनी कार में चले आओ।
और अब जीप को छोड़कर नासरा और पारस की कार का ताकुब करो। हम भी उस रुकी हुई ट्रैफिक की कतार में आ गए, मगर ज़रा दूर हैं। रास्ता साफ होगा तो करीब आ जाएंगे। रास्ता साफ होने के बाद वो तमाम गाड़ियाँ आगे बढ़ने लगीं। टूटा हुआ मुरम्मत किए जाने वाला रास्ता पीछे रह गया। कई किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जासूस ने फ़ोन पर कहा, सर अगर आप करीब आ रहे हैं तो देख सकती हैं, जीप दूसरे रास्ते पर जा रही है और नासरा अजंता के रास्ते पर मुड़ गई है। हाँ मैं देख रहा हूँ, तुम जीप के पीछे जाओ, मैं नासरा और पारस के पीछे जा रहा हूँ। ऐसी जिद्दोजहद के नतीजे में सानी और पारस हनुमान जी के मंदिर से दूर रुक गए, क्योंकि मंदिर के सामने पोरस की गाड़ी रुकी हुई थी। वो नासरा के साथ कार से निकलकर मंदिर गए। वहाँ पूजा करने वालों की खासी भीड़ थी। सानी और पारस ने उस भीड़ में रहकर उन्हें देखा, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि एक टेलीपैथी जाने वाला जलाल पाशाह पोरस के अंदर रहकर पंडित और पुजारियों के दिमागों में पहुंचकर उनके ख्यालात पढ़ रहा था। वो दोनों ये भी नहीं जानते थे कि पोरस इस मंदिर से बहुत ही गैर मामूली दुआओं के फार्मूले हासिल करने आया है। अभी वो दोनों सिर्फ पोरस की मसरूफियात को समझने की कोशिशें कर रहे थे और ये अच्छी तरह जानते थे कि पोरस इतना लंबा सफ़र करके अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा है, ज़रूर किसी अहम और लंबे चक्कर में है। सानी ने पारस से कहा, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पोरस हनुमान की मूर्ति के सामने गया, वहाँ पंडित और पुजारी से बातें की, फिर वापस जा रहा है। पारस ने कहा, हाँ पोरस पूजा पाठ करने वालों में से नहीं है। उसने रस्मी तौर पर हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने सर झुकाया था, पंडित और पुजारी से मुख्तसर से गुफ्तगू की थी और अब वापस जा रहा है। सानी ने कहा, इस मंदिर से पोरस को इतनी खास दिलचस्पी है कि उसने उस जीप का पीछा नहीं किया जो पिछली रात नासरा को लेकर गई थी। सवाल पैदा होता है कि वो इस मंदिर में आकर वापस क्यों जा रहा है। पारस ने कहा, फ़ौरन अपनी कार की तरफ चलो। वो अपनी कार में जा रहा है, उसका ताक़ुब करके मालूम हो जाएगा कि वो क्या करता फिर रहा है। पारस तुम उसका ताक़ुब करो, मैं तुमसे दिमागी राब्ता रखूंगी, मुझे ये मंदिर खटक रहा है। पारस दौड़ता हुआ अपनी कार की तरफ चला गया। उसे स्टार्ट करके नासरा और पोरस के ताक़ुब में रवाना हुआ। सानी जीन्स और शर्ट पहने हुए थी, जबकि वहाँ की औरतें मुकामी लिबास में थीं। सब उसे सवालिया नज़रों से देखती हुई गुजर रही थी। कई लोग उसे एक गैर मुल्की औरत समझकर नज़रअंदाज कर रहे थे। वो बाहर जूते उतार कर अंदर आई। मंदिर के वसी हिस्से से गुजरती हुई उस बड़े कमरे के दरवाजे के सामने आई, जहाँ हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति थी। हिंदू औरतें और मर्द पूजा की मुख्तसर सी रस्म अदा करते हुए कुछ रकम या सोने चांदी की कोई चीज़ चढ़ावे के तौर पर देकर जा रहे थे। सानी ने $2000 निकालकर एक पुजारी से अंग्रेजी में पूछा, मैं हिंदू नहीं हूँ, मगर क्या ये रकम दे सकती हूँ। पुजारी ने पंडित को मुखातिब करते हुए कहा, पंडित महाराज ये अंग्रेजी में बोल रही है, आप तो महागनी हैं, इससे बातें करें। पंडित ने सानी के पास आकर अंग्रेजी में पूछा, तुम पुजारी से क्या कह रही हो। मैं हिंदू नहीं हूँ, मगर ये $2000 देना चाहती हूँ, कि आपके ये देवता इसे कबूल करेंगे। पंडित ने उसे $2000 के नोट लेकर कहा, दौलत का कोई धर्म नहीं होता, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। सानी वहाँ से पलटकर मंदिर के एक हिस्से में एक सतून के पास आकर खड़ी हो गई। वो हिंदी जुबान भी बड़ी हद तक समझती और बोलती थी। पंडित अंग्रेजी ना बोलता तब भी वो पुजारी के ख्यालात पढ़ सकती थी। वो पंडित के ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला जहाँ हनुमान का मुजस्मा है उसके नीचे एक तहखाना है, वहाँ चढ़ावे के तौर पर आने वाला सोना चांदी और हीरे जवाहरात जमा किए जाते हैं। हनुमान के बड़े से मुजस्मे के अंदर भी बेशकीमत हीरे जवाहरात हैं। सानी का ज़हन कह रहा था कि पोरस सिर्फ हीरे जवाहरात हासिल करने नहीं आएगा। जब वो टेलीपैथी जानता था तो उसने ये मालूमात हासिल की होंगी कि दुनिया के कितने मुल्कों के कितने इलाकों में खुफिया खजाने हैं। वह सतून के पास से चलते हुए मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठ गई। पंडित के अंदर पहुंचकर उसके दिमाग को कुरीदने लगी। पता चला कि इससे पहले दूसरे पंडित और पुजारी थे। इस मंदिर को एक करोड़पति हिंदू ने तामीर कराया था। नंदूलाल भंडारी इस इलाके में इतना खतरनाक शख्स है कि पुलिस वाले भी उसे सलाम करते हैं। उसके 30 पहलवान चेले हैं। बाज़-औक़ात वहाँ गैर मुल्की आते हैं और उसके मेहमान बनकर रहते हैं। जब भंडारी को मालूम हुआ कि हनुमान जी के मंदिर में बेहिसाब दौलत है, तो उसने मंदिर तामीर कराने वाले करोड़पति के इकलौते बेटे को अगवा करा लिया और उसकी वापसी की शर्त रखी कि नंदूलाल भंडारी को इस मंदिर की इंतज़ामिया का खुद मुख्तार सरबरा बनाया जाए। इस तरह वो तहरीरी मुआहदे के मुताबिक इस मंदिर की दौलत का मालिक बन गया। उस करोड़पति के बेटे को आज़ाद कर दिया, लेकिन जब वो करोड़पति मंदिर के सिलसिले में ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा तो उसे एक हादसे में हलाक कर दिया। सानी सोचने लगी कि नंदूलाल भंडारी पहलवान भी है, ख़तरनाक भी है, 30 पहलवानों की फ़ौज भी रखता है। इस इलाके के पुलिस वाले उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और गैर मुल्की अफराद उसके मेहमान बनकर रहते हैं। क्या इस खतरनाक भंडारी से पोरस का कोई झगड़ा चल रहा है? क्या वह इतनी दूर भंडारी से टकराने आया है? सानी के जहन ने इसे तस्लीम नहीं किया। पोरस तो भंडारी जैसे खतरनाक मुजरिमों को अपने पास आकर घुटने टेकने पर मजबूर कर देता था। फिर भला इतनी दूर खुद क्यों आएगा? पिछली रात कोई नासरा को जीप में ले गया था। उसे चाहिए था कि वह जीप वाले का गिरेबान पकड़ता, उसका ताकुब करता, लेकिन वह जीप वालों को छोड़कर हनुमान मंदिर में आकर वापस गया था। सानी ने पारस को मुखातिब करते हुए कहा, मैं कुछ मालूमात हासिल कर रही हूँ, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि पोरस इतनी लंबी दौड़ क्यों लगा रहे। पारस ने कहा, अब मैं तुम्हें एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ। वह जीप एक हनुमान मंदिर से कुछ फासले पर रुकी थी। उसमें एक जवान औरत 2 मुसल्ला गार्ड्स के साथ थी।
जब वो जीप से बाहर आई तो अचानक चीखें मारती हुई जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया है। बाद में तस्दीक हो गई। जब वो दोनों मुसल्ला गार्ड उस औरत को संभालने लगे तो उसने एक गार्ड से गन लेकर अपने दोनों गार्ड्स को गोलियां मार दी। उस वक्त तक पुलिस वाले आ गए थे। उस औरत ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सानी ने पूछा, नासरा और पोरस वहां थे? हाँ, उस जीप से दूर थे और मैं भी उनसे दूर था। अब वो नासरा के साथ वापस जा रहा है और मैं फिर उसका ताक़ुब कर रहा हूँ। सानी ने कहा, मैंने पिछले दिन नासरा पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक किया था। ऐसे में कोई आत्मशक्ति जानने वाला ही उसके अंदर आ सकता था। नासरा के अंदर मेरे तनवीमी अमल को मिटा दिया गया है और उसके दिमाग को लॉक कर दिया गया। मैं भी उसके अंदर नहीं जा सकती। हम दोनों ने ये राय कायम की है कि नीलमा ही नासरा को हमसे छीन कर ले गई है। पारस ने कहा, अब हमें अपनी राय बदलनी होगी। पोरस इतनी आसानी से नासरा को नीलमा से छीन कर नहीं ला सकता था। अगर लाता तो जीप का ताक़ुब करता हुआ यहाँ ना आता। अगर वो नीलमा थी तो उसने उस जीप वाली के दिमाग में जलजला पैदा क्यों किया? उसके दोनों गार्ड्स को हलाक क्यों किया? मेरा ज़हन कहता है कि पोरस के साथ कोई ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती है। सानी ने कहा, और वो हस्ती नासरा हो सकती है। ये हो सकता है कि नासरा को अपनी पिछली ज़िंदगी के साथ टेलीपैथी का इल्म भी याद आ गया हो। तुम्हारी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन अब दो बातें समझने के लिए रह गई हैं। एक तो ये कि पोरस इस जीप का ताक़ुब क्यों कर रहा था। दूसरी बात यह कि वो नासरा के साथ फिर अजंता की तरफ जा रहा है। वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है और अब मैं देख रहा हूँ कि इस बार वो हनुमान जी के मंदिर के पिछले हिस्से में आकर अपनी कार रोककर मंदिर के पिछले दरवाजे को देख रहा है। सानी ने कहा, अंधेरा हो चुका है। मंदिर के सामने वाला दरवाज़ा बंद हो गया। पूजा करने वाले जा चुके हैं। मैं मंदिर की सीढ़ी पर बैठी हुई हूँ। अब यहाँ से उठकर मंदिर के पीछे आऊँगी, लेकिन एक बार फिर पंडित के ख्यालात पढ़ना चाहती हूँ। वो पंडित के अंदर पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि उसके दिमाग में कोई और भी मौजूद है। दरअसल उस वक्त जलाल पाशा उन गैर मामूली दवाओं के फार्मूलों के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए पंडित की सोच में कई तरह के सवालों के जवाब हासिल कर रहा था। पंडित के ख्यालात उसे भी नंदूलाल भंडारी के बारे में बता रहे थे। फिर यह असल बात बताई कि भंडारी ने जब हनुमान जी की मूर्ति के अंदर से हीरे जवाहरात निकाले तो हनुमान की दुम से बहुत से कागजात बरामद हुए थे। वो कुछ दवाओं के फार्मूले थे जिन्हें नंदूलाल भंडारी ने यह कहकर अपने पास रख लिया था कि कभी फुर्सत से किसी तजुर्बेकार डॉक्टर से इन फार्मूलों की अहमियत मालूम करेगा। ये बात मोटी अकल से भी समझी जा सकती थी कि जो फार्मूले इतनी राजदारी से छुपा कर रखे गए हैं वो यकीनन अहम और गैर मामूली होंगे। पंडित के ख्यालात जलाल पाशा को बता रहे थे कि नंदूलाल भंडारी कुछ दिनों के लिए इटली गया है और उसका ताल्लुक अंडरग्राउंड माफिया से है। उस पंडित को इन कागजात के बारे में और कुछ मालूम नहीं था और अब वो पंडित परेशान होकर सोच रहा था, मैं चढ़ावे का हिसाब करते करते क्यों ख्वामखा उन कागजात के मुतालिक सोचने लगा हूं। मुझे उन कागजात और भंडारी साहब के ज़ाती मामलात से क्या लेना है। सानी मंदिर की सीढ़ियों से उठकर पारस की तरफ जाते हुए बोली, पोरस की मसरूफियत और इस मंदिर से दिलचस्पी की वजह मालूम हो गई है। उसने गैर मामूली दुआओं के फार्मूले हनुमान जी की दुम में छुपा कर रखे थे। अब वो फार्मूले नंदूलाल भंडारी की तहवील में है। वो पारस को भंडारी के बारे में बताने लगी। इसी दौरान मैं उसके पास आकर कार में बैठ गई। पारस ने कहा, भंडारी कुछ दिनों के लिए इटली गया है, लेकिन वो अपने साथ फार्मूले लेकर नहीं गया होगा। ऐसी अहम चीज़ें अपनी खुफिया पनाहगाह के खुफिया सेफ में रखी जाती हैं। सानी ने कहा, पोरस इन कागजात तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके साथ कोई टेलीपैथी जानने वाला है। मुझे भी नंदूलाल भंडारी की कोई तस्वीर मिल जाए तो मैं उसके दिमाग में पहुंच सकती हूँ। तुम भूल रही हो, भंडारी हनुमान का भगत है, पहलवान है, यकीनन पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता होगा। इटली में रहकर पराई सोच की लहरों को महसूस करेगा तो ये नहीं समझ पाएगा कि हम हिंदुस्तान से ख्याल ख्वानी कर रहे हैं। वैसे पहले ये मालूम किया जाए कि भंडारी की खास रिहाइश का यहाँ है या किसी दूसरे शहर में है। उसके बीवी बच्चे और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। अंडरग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वालों की दाश्ताएँ भी होती हैं। हमें किसी न किसी के ज़रिए भंडारी के दिमाग में पहुँचने की जगह मिल जाएगी और ऐसी ही कोशिशें पोरस भी करेगा। ये मैं समझती हूँ, लेकिन हमें ये मालूम करना होगा कि नासरा की टेलीपैथी की सलाहियत वापस आ गई है या पोरस के साथ कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला है। महाराज हो सकता है, एल्पा या नीलमा हो सकती है। नीलमा और पोरस की दुश्मनी ख़त्म हो सकती है, उनके दरमियान कोई समझौता हो सकता है। इसमें शुबा नहीं कि यह टेलीपैथी वाला मामला उलझा हुआ है। उनके सामने कुछ फासले पर नासरा और पोरस की कार खड़ी हुई थी। सानी और पारस सोच रहे थे, दो अहम बातें मालूम करनी है। एक तो ये कि वो फार्मूले कहाँ हैं और पोरस किस टेलीपैथी जानने वाले का सहारा ले रहा है। पारस और पोरस दोनों में फिर ज़बरदस्त टक्कर होने वाली थी।